तैयार हैं। लेकिन डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन कि हम लोग गेट एकेडमी के चैनल पे हैं एंड आरआरबी जेई 2024 में 7,900 प्लस पोस्ट है। गेट एकेडमी का जो कोर्स है CBT 1 499 में अवेलेबल है, CBT 1 प्लस CBT 2 777 में अवेलेबल है। जैसे कि CBT 1 का एग्जामिनेशन कंडक्ट हो चुका है, जितने भी एग्जामिनेशन थे, जितने भी शिफ्ट में थे, सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज 18 तारीख है। तो अब बचता है CBT 2। CBT 2 में अगर आप एनरोल करते हैं तो जितने भी सब्जेक्ट मेंशन है CBT 2 में आरआरबी जेई के ऑफिशियल सिलेबस में, वो सारे के सारे सब्जेक्ट इमीडिएट बेसिस पे सारे वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिसके कारण आपको फर्दर स्ट्रगल ना हो कोर्सेज को लर्न करने में, सब्जेक्ट्स को लर्न करने में, और आप अपने टाइम को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकें और स्टडी कर सकें। राइट। गेट 2027 का जो कोर्स है उसकी कोर्स प्राइस 5,555 रुपीज़ है। गेट 2025 का कोर्स 2,222 रुपीज़ में, 26 का कोर्स 3,333 रुपीज़ में एंड 27 का जो कोर्स है वो 5,555 रुपीज़ में अवेलेबल है। आरआरबी जेई, SSC जेई 777 में, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम 777 में, ऑल स्टेट AE/JEE एग्जामिनेशन 777 में, स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो 999 में, ESC नॉन टेक्निकल जो कि UPSC का एग्जामिनेशन होता है, जिसमें ICT, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग और जो भी नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं वो आपको 777 में प्रोवाइड किए जाएंगे। गेट सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेज अवेलेबल हैं। उसके लिए आपको गेट एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी होगी कि अगर आप केवल और केवल नेटवर्क में इंटरेस्ट रखते हैं या पावर सिस्टम में इंटरेस्ट रखते हैं या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं या इलेक्ट्रिकल मशीन्स में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, कंट्रोल सिस्टम में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर सिग्नल सिस्टम में इंटरेस्ट रखते हैं या EMT में इंटरेस्ट रखते हैं या माइक्रो प्रोसेसर में इंटरेस्ट रखते हैं, तो इंडिविजुअल बेसिस पे इन कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हैं। अदरवाइज आप कॉम्बिनेशन के साथ भी कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। उसके लिए आपको गेट एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी होगी। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज डिटेल्स फॉर गेट 2025 कोर्स, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 333 में अवेलेबल है। गेट 2025 के लिए जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट 28, सब्जेक्ट वाइज बेसिक लेवल के टेस्ट 12, सब्जेक्ट वाइज एडवांस लेवल के टेस्ट 12, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट 14, फुल लेंथ मॉक टेस्ट फॉर गेट एग्जामिनेशन 10 टेस्ट, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 76 है। तो इन 76 टेस्ट को अगर आप बेहतरीन तरीके से अटेम्प्ट करके प्रिपेयर कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं, तो इससे आपको अपने सिली मिस्टेक्स का पता चलेगा कि कहाँ पे आप सिली मिस्टेक्स कंडक्ट कर रहे हैं एंड कैलकुलेशन में कहाँ पे मिस्टेक्स हो रहे हैं, कौन से वीक एरिया है, आपको कहाँ पे और न्यूमेरिकल सॉल्व करने की ज़रूरत है, कहाँ पे और कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने की ज़रूरत है, कहाँ पे और थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत है। जो रैंकर्स हैं, टॉप रैंकर्स, उनके साथ अपने रिजल्ट्स को कंपेयर करने का मौका मिलेगा कि उन्होंने पर्टिकुलर क्वेश्चन को कितने टाइम में सॉल्व किया, आपने कितना टाइम डिवोट किया। इस तरीके से चीज़ों को एनालाइज करके धीरे धीरे रेक्टिफाई करते हुए आप अपने रैंक को बेस्ट पॉसिबल रैंक तक लेके जा सकते हैं। और गेट एकेडमी की जो टेस्ट सीरीज है 76 टेस्ट जो डिजाइंड है ऑफिशियल गेट पेपर के अकॉर्डिंग डिजाइन है। जैसे कि ऑफिशियल गेट पेपर में कभी भी कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट आपको गेट एकेडमी के टेस्ट सीरीज में देखने के लिए मिलेगा। एज पर द गेट स्टैंडर्ड यूनिक क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं यहाँ पे, जो कि आपके कॉन्सेप्ट को और भी ज्यादा बिल्डअप करने में हेल्प करेंगे आपका। जनरल एप्टीट्यूड का जो ई बुक है, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड गेट के एग्जामिनेशन में 13 से 15 मार्क्स का वेटेज रखता है, जो कि एक अच्छा खासा वेटेज है। किसी भी टेक्निकल सब्जेक्ट से ज़्यादा वेटेज जनरल एप्टीट्यूड का देखने के लिए मिलता है। एप्टीट्यूड ई बुक का QR कोड स्क्रीन के सामने, इस QR कोड को अगर आप स्कैन करते हैं तो एप्टीट्यूड के ई बुक तक आप पहुंच जाएंगे, जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड, टोटल नंबर ऑफ पेजेस 521 है। और ये बुक 222 में आपको अवेलेबल है। और इस बुक की खास बात यह है कि इसमें 15 ईयर्स प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल है, राइट, शॉर्ट पॉसिबल सॉल्यूशन के साथ। एज यू ऑलरेडी नो कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने लीकेज पे अपना डिस्कशन स्टार्ट किया हुआ था और लीकेज फ्लक्स मशीन में होता क्या है ये एनालाइज कर लिया हम लोगों ने। लीकेज फ्लक्स को
नेटवर्क थ्योरी के कौन से पैरामीटर के साथ हम लोग मॉडल कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन्स पे, ये भी एनालिसिस लास्ट सेशन में हम लोगों ने कर लिया। और एनालिसिस में हम लोगों ने ये पाया कि नेटवर्क थ्योरी के इंडक्टर के साथ हम लोग लीकेज फ्लक्स को मॉडल कर सकते हैं। और लास्ट सेशन में हम लोगों को दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये देखने के लिए मिले थे। फर्स्ट कंक्लूजन ये देखने के लिए मिला कि लीकेज इज अ लीनियर प्रॉपर्टी। लीकेज फ्लक्स के कारण जो लीकेज रिएक्टेंस होता है मशीन का, वो लीकेज रिएक्टेंस एक लीनियर प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। लीनियर प्रॉपर्टी इन द सेंस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू phi को ये रिप्रेजेंट करता है। एंड द सेकंड कंक्लूजन वी हैव गॉट इन लास्ट सेशन इज कि लीकेज की वजह से किसी भी तरीके के लॉसेस आपके मशीन में नहीं होंगे। लीकेज इज नॉट अ लॉसी पैरामीटर, इट इज नॉट लॉसी पैरामीटर, इजंट इट? लीकेज की वजह से किसी भी तरीके के आपके मशीन में लॉस नहीं होंगे। और अगर आपके मशीन में लीकेज की वजह से किसी भी तरीके के लॉसेस नहीं हो रहे हैं, तो लीकेज फ्लक्स की वजह से आपके मशीन की एफिशिएंसी अफेक्ट नहीं करेगी। अब जब लीकेज फ्लक्स की वजह से किसी भी तरीके की एफिशिएंसी में वेरिएशन नहीं हो रहा है, तो हम लोग लीकेज को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? क्यों जरूरत है हम लोगों को लीकेज एनालाइज करने का इलेक्ट्रिकल मशीन्स में? क्योंकि ये तो अपनी एफिशिएंसी को कोई अफेक्ट तो कर नहीं रही है। अगर अफेक्ट करती तो हम लोग लीकेज एनालिसिस करते हैं, लेकिन लीकेज को अफेक्ट नहीं कर रही है। एक्सेप्ट लीकेज, एक्सेप्ट एफिशिएंसी, all the performance indices of electrical machines are severely influenced by leakage, therefore we are analyzing leakage. एफिशिएंसी को छोड़ के जितने भी इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक है मशीन के, वोल्टेज रेगुलेशन है, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक है, मैक्सिमम पावर हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ द मशीन है, तो ये सारी जो है लीकेज की वजह से सीवियरली इन्फ्लुएंस्ड होती हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को लीकेज का एनालिसिस करना पड़ रहा है। दो इट इज नॉट इन्फ्लुएंसिंग द सिस्टम एफिशिएंसी, मशीन की एफिशिएंसी को ये अफेक्ट नहीं कर रही है, उसके बावजूद हम लोग लीकेज एनालिसिस करेंगे, इजंट इट? तो आज का ये डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं हम लोग, और लीकेज का रिडक्शन टेक्निक आज के इस सेशन में देखेंगे, क्योंकि मॉडलिंग हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, क्या होता है लीकेज ऑलरेडी एनालिसिस कर लिया है। लीकेज को किस तरीके से मशीन्स में रेड्यूस किया जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है, आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे। और आज ही के इस सेशन में हम लोग कोर टाइप और शेल टाइप ट्रांसफार्मर का डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे कि लीकेज पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ट्रांसफार्मर्स का कंपैरिजन करेंगे। हम लोगों ने स्टार्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल मशीन के सेशन में कंस्ट्रक्शन से अपना मशीन स्टार्ट नहीं किया हुआ था कि कोर क्या होता है और लिम्ब क्या होता है, योक क्या होता है, वाइंडिंग क्या होती है, और कौन से मटेरियल से बनाई जाती है, सीआरजीओ मटेरियल कौन सा होता है, एचआरजीओ मटेरियल क्या है, ये सारा डिस्कशन हम लोगों ने नहीं किया था। लेकिन मैंने प्रॉमिस किया था कि एट द एंड ऑफ द सेशन ऐसी कोई सा भी कंस्ट्रक्शनल डिटेल, ऑन टॉप ऑफ दैट इक्वेशंस डिटेल्स, और ऑन टॉप ऑफ दैट न्यूमेरिकल डिटेल्स, ऐसे कोई से भी डिटेल्स नहीं होंगे जिससे आपको नॉलेज नहीं होगा इलेक्ट्रिकल मशीन पे। एट द एंड ऑफ द सेशन आपको इन सारी चीजों की जानकारी होगी, उसके लिए आपको बॉदर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन्स को एक नए तरीके से मॉडल कर रहे हैं, नए तरीके से डिजाइन कर रहे हैं, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर नेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर सेमेस्टर एग्जामिनेशंस। अगर आप सेमेस्टर स्टूडेंट्स हैं, सेमेस्टर स्टूडेंट्स इस सेशन को देख रहे हैं, तो डेफिनेटली ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। एक प्रॉपर नॉलेज आप अपने ग्रेजुएट लेवल पे ही गेन कर सकते हैं, आपके लिए बेटर एडवांटेजेस रहेगा, और अपने सीजीपीए को भी आप इंप्रूव कर सकते हैं इस सेशन से, नो डाउट। लेकिन एट द एंड अपना गोल जो है वो नेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक गेट, ईएससी, असिस्टेंट इंजीनियरिंग काइंड ऑफ एग्जामिनेशंस है, तो अपना फोकस्ड एरिया मेंटेन रहना चाहिए। तो फोकस्ड एरिया मेंटेन रहने, आप किसी भी टेक्स्ट बुक में जाके देखिए, आपको पहले कंस्ट्रक्शन डिटेल मिलेगा कि कोर क्या होता है, शेल क्या होता है, लिम्ब क्या होता है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर क्या है, शेल टाइप ट्रांसफार्मर क्या है, ये सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन जहां पे नीड होगा हम लोगों को, वहां पे हम लोग एनालिसिस कर रहेंगे, प्रॉपरली चीजों को लिंक करेंगे, केवल एक ही मशीन तक सीमित नहीं रहेंगे। ट्रांसफार्मर को सिंक्रोनस के साथ, सिंक्रोनस को इंडक्शन के साथ, डीसी के साथ, पावर सिस्टम के साथ हम लोग लिंक करके यूनिफाइड वे में कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण आप इजीली ग्रैस्प कर पाए इलेक्ट्रिकल मशीन के इससे कंप्लीट सिलेबस को, वास्ट सिलेबस को, और आपके लिए इजी हो पाए सब्जेक्ट। आपको एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से
किसी भी तरीके की डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े इंटरव्यूज में और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आर माइंड गेम। वहां पे न्यूमेरिकल्स और इक्वेशंस मैटर नहीं करते हैं। आपके पास अगर इक्वेशन रिमेंबर भी है और आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, एनालिसिस नहीं पता है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप क्वेश्चन को हैंडल नहीं कर पाए, सॉल्व नहीं कर पाए। लेकिन आपको अगर एनालिसिस पता है तो आप इक्वेशंस को डिराइव कर सकते हैं, रिकलेक्ट कर सकते हैं कॉन्सेप्ट को। तो एनालिसिस इज द मेन थिंग फॉर द इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स और एनी इंजीनियर्स एज जनरल, इजंट इट? तो हम लोगों को प्रॉपर एनालिसिस करना है, जिसकी वजह से हम लोग आज के सेशन में लीकेज के मिनिमाइजेशन टेक्निक्स पे बात करेंगे। और इसके बाद हम लोग मिनिमाइजेशन टेक्निक्स के बाद एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्क्यूट बिल्डअप करेंगे, क्योंकि हम लोगों के पास शंट ब्रांच पैरामीटर भी मॉडल हो चुके हैं, सीरीज ब्रांच पैरामीटर भी हम लोगों के पास आ चुके हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस की भी मॉडलिंग कर ली, वाइंडिंग की जो रेजिस्टेंस होती है, वाइंडिंग की रिएक्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस की भी मॉडलिंग हम लोगों ने कर लिया, सीरीज ब्रांच पैरामीटर भी हमारे पास मॉडल्ड है, शंट ब्रांच पैरामीटर भी मॉडल है। दोनों को कंबाइन कर देंगे तो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट बन के आ जाएगा हमारे पास प्रैक्टिकल एग्जिस्टिंग ट्रांसफार्मर का। अब इस इक्विवेलेंट सर्क्यूट में हम लोग इजीली वोल्टेज अप्लाई करके, करंट अप्लाई करके, नॉर्मल नेटवर्क थ्योरी के हेल्प से कंप्लीट एनालिसिस कर सकते हैं अपने मशीन्स की, और इजीली परफॉर्मेंस एनालिसिस कर सकते हैं हम अपनी मशीन्स की। हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन्स का कंप्लीट एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं थ्रू दी हेल्प ऑफ इक्विवेलेंट सर्क्यूट। तो इस लीकेज वगैरह के डिस्कशन के बाद हम लोग एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्क्यूट पे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। दोनों पैरामीटर्स तो मॉडल हो चुके हैं, शंट ब्रांच पैरामीटर, सीरीज ब्रांच पैरामीटर्स मॉडल हो चुके हैं। दोनों को कंबाइन करेंगे जो कि एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्क्यूट होगा, जो कि प्रैक्टिकली एग्जिस्टिंग ट्रांसफार्मर को रिप्रेजेंट करेगा। ऑन पेपर हम लोगों ने एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्क्यूट के हेल्प से डिजाइन कर लिया अपना ट्रांसफार्मर, इजंट इट? अब नॉर्मल नेटवर्क थ्योरी अपने को अप्लाई करना है और कॉन्सेप्ट अप्लाई करके नेटवर्क सॉल्व करना है। एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्क्यूट के बाद हम लोग अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्क्यूट पे जाएंगे, और किस तरीके से हम लोग एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्क्यूट से अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्क्यूट को डिराइव कर सकते हैं, आज के सेशन में देखेंगे। तो ये सेशन आज का लिटिल बिट लेंथी होने वाला है, तो आप मेंटली प्रिपेयर रहिए। और इस सेशन को, ये रिकॉर्डेड सेशन है, तो एक फुल स्ट्रोक में आपको देखने की जरूरत नहीं है, हाफ स्ट्रोक में आप देखिएगा, डिवाइड कर लीजिए पार्ट बाय पार्ट, उस हिसाब से आप देखिएगा और मल्टीपल टाइम से एनालाइज करिएगा चीजों को, जिसके कारण एक बार अपने आपको कॉन्सेप्ट मिल जाता है तो बार बार अगेन एंड अगेन रिवीजन करने की अपने को कोई भी जरूरत नहीं रहेगी मशीन्स में। चलिए आज का इस सेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये चीजें हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में एनालिसिस कर लिया था कि नो लोड के केस में लीकेज का एनालिसिस हम लोगों ने कर लिया था। एक प्रॉपर रिकैप ले लेते हैं जो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी सी रिकॉर्डिंग हो रही है या फिर नहीं हो रही है। हो रही है। नाउ द थिंग इज कि हमारे पास नो लोड में हम लोगों को अपने ट्रांसफार्मर का एनालिसिस करना है, लीकेज को एनालिसिस करना है। लीकेज हम लोगों ने ऑलरेडी एनालाइज कर लिया है लास्ट सेशन में। आज के इस सेशन में रिकैप ले लेते हैं लीकेज के बारे में। तो ये अपना कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर था। कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर में सोर्स हम लोगों ने अप्लाई किया, सोर्स में करंट फ्लो, सोर्स के कारण करंट फ्लो करना चालू करा सर्किट में, प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न से लिंक किया, जिसके कारण फ्लक्स का डेवलपमेंट हुआ, उसको हम लोग फाई नॉट बोले। फाई नॉट के दो कंपोनेंट अपने को देखने के लिए मिलेंगे। एक कंपोनेंट तो इस वाइंडिंग से होता हुआ कंप्लीट होगा और इस मैग्नेटिक पाथ से होता हुआ कंप्लीट होगा। दूसरा जो कंपोनेंट रहेगा फाई नॉट का, वो इस नॉन मैग्नेटिक पाथ से कंप्लीट करेगा अपना पाथ, जो कि ये इस नॉन मैग्नेटिक पाथ से कंप्लीट कर रहा है। इसको फाइल बोलेंगे। फाइल क्यों बोल रहे हैं? लीकेज फ्लक्स क्यों बोल रहे हैं इस फ्लक्स को? इस फ्लक्स को लीकेज फ्लक्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि फ्लक्स इंड्यूस्ड और फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय वन वाइंडिंग इज अनेबल टू रीच द सेकंड वाइंडिंग इज नथिंग बट लीकेज फ्लक्स, और फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय वन वाइंडिंग इज एबल टू रीच द सेकंड वाइंडिंग इज नथिंग बट म्यूचुअल फ्लक्स। तो ये एक वाइंडिंग से इंड्यूस्ड हो रहा है फ्लक्स, जो कि सेकेंडरी वाइंडिंग को लिंक कर जाए, या फिर सेकेंडरी से इंड्यूस्ड हो और प्राइमरी को लिंक कर जाए, तो उस फ्लक्स को हम लोग म्यूचुअल फ्लक्स बोलेंगे। और जो कि प्राइमरी से इंड्यूस हो रहा है, सेकेंडरी तक लिंक ना करे, प्राइमरी तक ही लिमिटेड रह जाए, उसको हम लोग लीकेज फ्लक्स बोलेंगे मशीन का।
इजंट इट। और अभी हम लोगों ने किसी भी तरीके का सेकेंडरी साइड में लोड कनेक्ट नहीं किया हुआ है, नो लोड कंडीशन में ही हम लोग अपने ट्रांसफार्मर को डील कर रहे हैं। तो इस फ्लक्स को हम लोग लीकेज फ्लक्स बोलेंगे, इस फ्लक्स को हम लोग म्यूचुअल फ्लक्स बोलेंगे, क्योंकि ये प्राइमरी का फ्लक्स है, सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक कर पा रहा है, इसीलिए हम लोग इसको म्यूचुअल फ्लक्स बोलेंगे। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। नाउ द थिंग इज कि phi नॉट इज इक्वल टू phi m प्लस phi l लिखा जा सकता है, और क्योंकि रिलक्टेंस ऑफ, अब ये क्या है, नॉन मैग्नेटिक पाथ है। जो विंडो एरिया आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे आपको एयर गैप देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन जो प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर होता है, प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में कंप्लीट कोर को वाइंडिंग के साथ हम लोग ट्रांसफॉर्मर टैंक में फिल करते हैं, और ट्रांसफॉर्मर टैंक में हम लोग ट्रांसफॉर्मर ऑयल फिल करते हैं। ट्रांसफॉर्मर ऑयल इंसुलेशन और कूलिंग पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। तो ये जो विंडो एरिया में एयर गैप अभी आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में आपको यहाँ पे ऑयल देखने के लिए मिलेगा। एंड ऑयल इज ऑल्सो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर ओनली, और मैग्नेटिक इंसुलेटर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है, एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता है ऑयल। तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जिसकी परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, म्यू आर की वैल्यू 1 हो जाएगी। म्यू आर की वैल्यू अगर 1 है तो यहां से इजीली फ्लक्स सेटअप नहीं हो पाएगा, तो यहाँ का जो रिलक्टेंस होगा वो ज्यादा होगा कंपेयर टू इस मैग्नेटिक पाथ के रिलक्टेंस से। अगर कंपेयर करें तो इस लीकेज पाथ का जो रिलक्टेंस होगा वो हाई होगा। तो रिलक्टेंस जो म्यूचुअल पाथ का है वो बहुत कम होगा, बहुत स्मॉल होगा कंपेयर टू रिलक्टेंस ऑफ लीकेज पाथ। ये एनालाइज हो गया। अब अगर इसकी जानकारी आपको हो गई तो आप ये भी एनालिसिस कर सकते हैं कि फ्लक्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, म्यूचुअल फ्लक्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, म्यूचुअल फ्लक्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा कंपेयर टू लीकेज फ्लक्स, क्योंकि यहाँ पे रिलक्टेंस कम ऑफर कर रहा है। अगर रिलक्टेंस कम ऑफर कर रहा है तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लक्स को अलाउ कर रहा है। अगर रिलक्टेंस आपके मशीन की कम है, मतलब परमिएबिलिटी आपके मशीन की ज्यादा है। परमिएबिलिटी और रिलक्टेंस एक दूसरे के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। रिलक्टेंस अगर कम है मतलब परमिएबिलिटी ज्यादा है मटेरियल की, मैग्नेटिक पाथ परमिएबिलिटी ज्यादा है इन द सेंस दैट permeability is the ability of the material to permit the flux, to allow the flux to flow। तो ये इजीली अपने फ्लक्स को सेटअप होने देगा, इजीली फ्लो होने देगा। तो म्यूचुअल फ्लक्स जो होगा, क्योंकि एक मैग्नेटिक पाथ से हो रहा है जिसकी परमिएबिलिटी हाई है, रिलक्टेंस कम है, तो ये म्यूचुअल फ्लक्स का मैग्नीट्यूड कंपेयर टू लीकेज फ्लक्स ज्यादा होगा, क्योंकि लीकेज फ्लक्स एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से फ्लो कर रहा है, और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से फ्लो कर रहा है मतलब उसका रिलक्टेंस हाई है। रिलक्टेंस हाई है, परमिएबिलिटी लेस है, 1 है। रिलक्टेंस हाई है, परमिएबिलिटी लेस है, मतलब कि वो इजीली फ्लक्स को सेटअप होने नहीं देगा। तो यहाँ पे ये एनालिसिस हम लोगों ने कर लिया, ये चीज आपको पता चल गई। नाउ द थिंग इज कि जो E1 का इंडक्शन होगा, E1 क्यों इंड्यूस हो रहा था, प्रीवियस सेशंस में हम लोगों ने एनालिसिस किया था कि कोर में आपके फाई नॉट फ्लक्स नो लोड के कंडीशन में फ्लो कर रहा है। जब कोर में आपके फाई नॉट फ्लक्स नो लोड के कंडीशन में फ्लो कर रहा है, फाई नॉट टाइम वेरिंग नेचर का फ्लक्स है, क्योंकि यहाँ पे जो सोर्स हम लोगों ने दिया वो टाइम वेरिंग दिया, जिसके कारण करंट जो इंड्यूस हुआ वो भी टाइम वेरिंग नेचर का होगा, जो कि वो सोर्स अपने आप से जो सोर्स के कारण करंट फ्लो करेगा वो भी अल्टरनेटिंग नेचर का होगा, टाइम वेरिंग नेचर का होगा। अब इस टाइम वेरिंग नेचर के फ्लक्स जो कि नंबर ऑफ टन्स के, जो कि कांस्टेंट है नंबर ऑफ टन्स, उनसे फ्लो करेगी, तो यहाँ पे फ्लक्स का डेवलपमेंट होगा। तो फ्लक्स भी करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम लोग एनालिसिस करें तो अगर करंट अपने टाइम वेरिंग नेचर का है तो फ्लक्स भी टाइम वेरिंग नेचर का होगा। तो ये फाई नॉट फ्लक्स अगर कोर में फ्लो कर रहा है और ये नंबर ऑफ टन से लिंक करेगा, तो एज पर द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, whenever any part of the stationary conductor is linking with, influencing with change in magnetic field से अगर ये influence हो रहा है stationary conductor, तो on that particular part of the conductor an alternating EMF will be induced। तो यहाँ पे EMF का इंडक्शन हो जाएगा जिसको हम लोग E2 बोलेंगे। सिमिलरली ये फाई नॉट अपने इस फ्लक्स से, इस नंबर ऑफ टन से भी लिंक कर रहा था, जिसके कारण यहाँ पे E1 का इंडक्शन हो जाएगा, E1 बोलेंगे, प्राइमरी इंड्यूस्ड EMF बोलेंगे, isn't it? तो E1 जो कि कंप्लीट इंड्यूस्ड EMF है यहाँ पे। अब यहाँ पे केवल और केवल फाई नॉट के दो कंपोनेंट है प्राइमरी में, एक लीकेज फ्लक्स है, एक म्यूचुअल फ्लक्स है। तो म्यूचुअल फ्लक्स जो है, म्यूचुअल फ्लक्स के कारण केवल और केवल
नो लोड के कंडीशन में अगर हम लोग एनालिसिस करें तो म्यूचुअल फ्लक्स E2 जो इंड्यूस हो रहा है केवल और केवल म्यूचुअल फ्लक्स के रिस्पॉन्सिबल है E2 को इंड्यूस होने के लिए, क्योंकि E2 क्यों इंड्यूस हो रहा है, अल्टरनेटिंग टाइम वेरिंग नेचर का फ्लक्स नंबर ऑफ स्टेशनरी नंबर ऑफ टन्स के साथ इंटरैक्ट कर रहा है एज पर द फैराडेज लॉ, यहाँ पे EMF इंड्यूस हो रहा है। तो EMF induced E2 is not only depends upon the magnitude of flux but also the number of turns। तो phi m जो है phi नॉट का phi m वाला जो कंपोनेंट है म्यूचुअल फ्लक्स वाला कंपोनेंट है वो ही केवल सेकेंडरी कॉइल से लिंक कर रहा है जिसके कारण यहाँ पे EMF का इंडक्शन हो रहा है। तो E2 के लिए केवल और केवल phi m रेस्पॉन्सिबल है, E2 के इंड्यूस होने के लिए केवल और केवल phi m रेस्पॉन्सिबल है, जबकि E1 के इंड्यूस होने के लिए दो फ्लक्स रेस्पॉन्सिबल है। एक तो phi m, क्योंकि phi m अपना पाथ कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक पाथ से होता हुआ कंप्लीट करेगा और phi l जो है नॉन मैग्नेटिक पाथ से होता हुआ कंप्लीट करेगा, इस तरीके से अपना पाथ कंप्लीट करेगा। तो phi m और phi l दोनों रेस्पॉन्सिबल है E1 के लिए, और जबकि E2 के लिए केवल और केवल phi m रेस्पॉन्सिबल है। तो E1 को हम लोग लिख सकते हैं E1m, म्यूचुअल फ्लक्स के कारण जो कि प्राइमरी में इंड्यूस हो रहा है वोल्टेज उसको E1m बोलेंगे, और लीकेज फ्लक्स के कारण जो कि प्राइमरी साइड में इंड्यूस हो रहा है वोल्टेज उसको E1L बोलेंगे, और दोनों के कॉम्बिनेशन को E1 बोलेंगे। कोई डाउट है यहाँ तक? मैं आशा करता हूँ कि कोई डाउट नहीं है आपको। फाई नॉट के दो कंपोनेंट है phi m और phi l। phi l के कारण जो इंड्यूस हो रहा है प्राइमरी साइड में वोल्टेज उसको हम लोग E1L बोलेंगे, phi m के कारण जो इंड्यूस हो रहा है प्राइमरी साइड में वोल्टेज उसको हम लोग E1m बोलेंगे। तो E1m और E1L कंप्लीट बिल्डअप करेंगे E1 को, जो E1 जो होगा कंप्लीट वोल्टेज E1m और E1L इनके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तब आपको E1 जाके मिलेगा। क्लियर है? सेकेंडरी साइड का वोल्टेज केवल और केवल म्यूचुअल फ्लक्स के लिए म्यूचुअल फ्लक्स रेस्पॉन्सिबल है सेकेंडरी साइड में E2 के इंडक्शन के लिए। तो E2 को हम लोग केवल और केवल E2m लिख सकते हैं। यहाँ पे लीकेज का कोई रूल नहीं, क्योंकि आपका ट्रांसफार्मर नो लोड में एनालिसिस किया जा रहा है। ये ऑलरेडी हम लोगों ने एनालिसिस कर लिया है प्रीवियस सेशंस में, रिकैप ले रहे हैं, इजंट इट? तो ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास बिल्डअप होके आते हैं। अब इस इक्वेशंस को अगर हम लोग ड्रॉ करना चाहें और अपने इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये केवीएल इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। E1 को हम लोगों ने सोर्स एज अ सोर्स कनेक्ट कर दिया, और E1m प्लस E1L प्लस E1m इस तरीके से अपना इंडक्टर फॉर्म कर दिया। अब इंडक्टर से क्यों मॉडलिंग की है? क्योंकि लीकेज को हमेशा और हमेशा इंडक्टर से ही मॉडल किया जा सकता है। क्यों मॉडल किया जा सकता है? कैपेसिटर से क्यों नहीं कर सकते हैं, और रजिस्टर से क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जो लीकेज फ्लक्स होता है इट इज नॉट अ लॉसी पैरामीटर, लॉसी प्रॉपर्टी नहीं होती है इसकी, ये लॉसलेस होते हैं लीकेज फ्लक्स जो होता है। तो लीकेज फ्लक्स अगर लॉसलेस है तो अगर इसको हम लोग रेजिस्टेंस से तो मॉडल नहीं कर सकते, क्योंकि रेजिस्टेंस इज अ लॉसी एलिमेंट, isn't it? और अगर रेजिस्टेंस से मॉडल नहीं करते तो बचते हैं हमारे पास दो ऑप्शन, या तो हम लोग इंडक्टर से मॉडल करें या तो कैपेसिटर से मॉडल करें। कैपेसिटर से हम लोग इसलिए मॉडल नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरिएशन और वोल्टेज वेरिएशन के कारण अगर करंट इंड्यूस होता है, क्योंकि IC इज इक्वल टू C dVc by dt होता है। तो वोल्टेज वेरिएशन के कारण अगर करंट इंड्यूस हो रहा है वहां पे हम लोग कैपेसिटर से मॉडल करेंगे, या तो मैग्नेटिक करंट मैग्नेटिक फ्लक्स या फिर इलेक्ट्रिकल करंट के कारण जो कि वोल्टेज इंड्यूस होगा, क्योंकि VL इज इक्वल टू L di by dt होता है। करंट में वेरिएशन के कारण अगर वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है उस केस में हम लोग इंडक्टर से मॉडल करेंगे। तो लीकेज लास्ट सेशन में हम लोगों ने एनालिसिस किया था कि हम लोग इंडक्टर से ही मॉडल करेंगे। क्यों इंडक्टर से मॉडल करेंगे? क्योंकि इलेक्ट्रिकल करंट के वेरिएशन के कारण फ्लक्स का डेवलपमेंट हुआ। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स व्हाट डू वी से मैग्नेटिक फ्लक्स जो डेवलप हुई, मैग्नेटिक फ्लक्स के वेरिएशन के कारण यहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस्ड हो रहा है। इस वोल्टेज मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन के कारण यहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है E1, जो कि E1L और E1m का कॉम्बिनेशन है। तो ये वोल्टेज मैग्नेटिक फ्लक्स के वेरिएशन के कारण आ रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसको इंडक्टर से मॉडल करेंगे, कैपेसिटर से मॉडल नहीं करेंगे। मॉडलिंग फेज में हम लोग ये एनालिसिस कर चुके हैं। तो ये एक कंप्लीट बिल्डअप हो। E2 साइड में अगर हम लोग देखें तो E2m अपने को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा।
अब ये क्या है, म्यूचुअल वाला पार्ट है, ये लीकेज वाला पार्ट है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन इवन है। अब आप ये देखिएगा कि लीनियर और नॉन लीनियर इंडक्टर में डिफरेंस समझने की कोशिश करिए। लीनियर इंडक्टर को हमेशा एक सिंगल टर्न से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं लीनियर इंडक्टर को, जबकि नॉन लीनियर इंडक्टर को हम लोगों को टर्न से भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा और उनके ऊपर 2 बार्स भी रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे, तब जाके ये नॉन लीनियर इंडक्टर हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा और पिक्चर क्लियर हो पाएगी कि ये नॉन लीनियर इंडक्टर है या फिर लीनियर इंडक्टर है। इजंट इट? ऐसा क्यों है? तो ये इंडक्टर को देखने से ये पता चल रहा है कि ये नेटवर्क थ्योरी का इंडक्टर है, लीनियर इंडक्टर है। इस इंडक्टर को देखने के बाद पता चल रहा है कि ये मशीन का इंडक्टर है। मशीन का इंडक्टर इन द सेंस कि आपकी मशीन नॉन लीनियर होती है, ऑन टॉप ऑफ आयरन बार या फिर किसी मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर आपकी वाइंडिंग की जाती है। मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है वो नॉन लीनियर प्रॉपर्टी को एक्सर्ट करता है, जबकि जो भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है लाइक वुड, पीवीसी के आप ऊपर वाइंडिंग करिए या फिर वुड के ऊपर वाइंडिंग करिए या फिर एयर भी एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, एयर के ऊपर वाइंडिंग करिए जो कि नेटवर्क थ्योरी का इंडक्टर बन जाएगा, लीनियर इंडक्टर बन जाएगा। phi is directly proportional to I और I is directly proportional to phi फॉलो करेगा इंडक्टर। तो दोनों इंडक्टर में आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि लीनियर इंडक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नॉन लीनियर इंडक्टर को किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लीकेज को हम लोगों ने लास्ट सेशन में एनालिसिस कर लिया था कि लीकेज इज नॉट अ लॉसी पैरामीटर, इट इज लॉसलेस पैरामीटर। लीकेज की वजह से किसी भी तरीके के लॉसेस नहीं होंगे। और ये भी एनालिसिस किया था कि लीकेज इज अ लीनियर प्रॉपर्टी, लीकेज एक नॉन लीनियर प्रॉपर्टी नहीं है, लीकेज ऑलवेज लीनियर प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, एक्सर्ट करता है। तो लीकेज जब लीनियर है तो हम लोग इस इंडक्टर से रिप्रेजेंट किए, यहाँ पे किसी भी तरीके का बार का रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने नहीं किया। लेकिन जो म्यूचुअल फ्लक्स है, म्यूचुअल फ्लक्स आपके मैग्नेटिक मटेरियल से फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक मटेरियल से फ्लो कर रहा है, और मैग्नेटिक मटेरियल हमेशा नॉन लीनियर प्रॉपर्टी को एक्सर्ट करता है, रिप्रेजेंट करता है, शो करता है। तो नॉन लीनियर प्रॉपर्टी की वजह से जो फ्लक्स फ्लो करेगा उस मटेरियल में, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में आपका phi m फ्लो कर रहा है, और मैग्नेटिक मटेरियल नॉन लीनियर प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो नॉन लीनियर प्रॉपर्टी होने की वजह से जो phi m होगा, म्यूचुअल फ्लक्स होगा, उसकी भी प्रॉपर्टी नॉन लीनियर की प्रॉपर्टी होगी। तो यहाँ पे जो होगा वो नॉन लीनियर इंडक्टर होगा, बिकॉज ऑफ म्यूचुअल फ्लक्स के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो नॉन लीनियर इंडक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो नॉन लीनियर इंडक्टर मतलब यहाँ पे बार्स हम लोगों को रिप्रेजेंट करने की जरूरत है। और E2M में भी सिमिलरली एप्लीकेबल है, जैसे कि E1M इंड्यूस हो रहा है, सिमिलरली E2M इंड्यूस हो रहा है। नाउ द थिंग इज कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये लीनियर है, इसलिए यहाँ पे बार हम लोग रिप्रेजेंट नहीं किए हैं। तो E1L और E1M का कॉम्बिनेशन E1 आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जा रहा है, इजीली आप देख सकते हैं, इजंट इट? ये कंप्लीट हो गया, हमारे पास इक्विवेलेंट सर्क्यूट बिल्डअप होके आ गया। अब इस इक्विवेलेंट सर्क्यूट के हेल्प से हम लोग अगर फेजर डायग्राम ड्रॉ करना चाहें, तो फेजर डायग्राम अगर हम लोग ड्रॉ करना चाहें तो हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं वो देखते हैं। तो phi m को अगर हम लोग रेफरेंस लें, तो अब ये लीनियर क्यों है, ये नॉन लीनियर क्यों है, ये भी एनालिसिस कर लिया था हम लोगों ने, क्योंकि एक मैग्नेटिक मटेरियल से फ्लो कर रहा है। मैग्नेटिक मटेरियल is always having non-linear property, non-linear property होती है, इसलिए ये phi m फ्लक्स जो होता है वो non-linear फ्लक्स होता है, non-linear फ्लक्स होता है, जिसको हम लोग E1M से मॉडल कर सकते हैं। अब E1M से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये जो phi L है ये इसका 50% पाथ मैग्नेटिक मटेरियल में है और 50% पाथ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में है, एयर में है या फिर ऑयल में है। तो ऑयल इज ऑल्सो अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। 50% पाथ मैग्नेटिक मटेरियल में है, 50% पाथ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में है। तो उस केस में हम लोग जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसकी रिलक्टेंस की वैल्यू कम होगी, और रिलक्टेंस की वैल्यू कम है तो उसकी प्रॉपर्टी को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और इसमें नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जो कि ऑयल अवेलेबल है उसका रिलक्टेंस की वैल्यू हाई है, वो इजीली फ्लक्स को सेटअप नहीं होने देगी। तो फ्लक्स, सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स के डेवलपमेंट के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट लगेगा। तो यहाँ पे मेजर डोमिनेट कर रहा है प्रॉपर्टी, क्योंकि इसका रिलक्टेंस हाई है। रिलक्टेंस हाई होने की वजह से जो कि मैग्नेटिक मटेरियल है उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, और केवल नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के थ्रू फ्लक्स फ्लो हो रहा है ऐसा हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं, बिकॉज इट इज अ साइन ऑफ अ हेल्दी माइंड।
नेवर टू सी एग्जैक्टनेस वेयर अप्रोक्सीमेशन इज पॉसिबल। अगर हम लोग अप्रोक्सीमेशन के कारण अप्रोक्सीमेशन करके इस चीजों को समझ सकते हैं, इजीली हम लोगों की एनालिसिस हो सकती है, तो हम लोग एग्जैक्टनेस में कभी नहीं जाएंगे। क्यों अपना टाइम वेस्ट करें एग्जैक्टनेस में? और अगर अपने को एग्जैक्टनेस की नीड है, अप्रोक्सीमेशन से काम नहीं चल रहा है, तो हम लोग किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं उस चीज को अचीव करने के लिए, एग्जैक्टनेस को अचीव करने के लिए। बट इफ इट इज नॉट नीडेड फॉर अस, हम लोगों का काम अप्रोक्सीमेशन से चल जा रहा है, हम लोग फालतू का टाइम नहीं देंगे एग्जैक्टनेस में। तो इट इज अ साइन ऑफ अ हेल्दी माइंड नेवर टू सी एग्जैक्टनेस वेयर अप्रोक्सीमेशन इज पॉसिबल। Therefore 50% पाथ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में है, 50% पाथ मैग्नेटिक मटेरियल में है। तो मैग्नेटिक मटेरियल का रिलक्टेंस कम है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का रिलक्टेंस हाई है, तो उसकी प्रॉपर्टी डोमिनेट प्रॉपर्टी रहेगी। तो नॉन मैग्नेट, ऐसा हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि जो लीकेज फ्लक्स है केवल और केवल नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से फ्लो हो रहा है, ऑयल में से फ्लो हो रहा है। और ऑयल मतलब नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का एग्जांपल क्या हो गया? वुड। वुड ऑलवेज एंड ऑलवेज आपका लीनियर प्रॉपर्टी देखने के लिए मिलेगा वुड में या फिर एयर में, नेटवर्क थ्योरी के इंडक्टर में। तो ये लीकेज जो होता है वो लीनियर प्रॉपर्टी होती है, जबकि म्यूचुअल जो होती है वो नॉन लीनियर प्रॉपर्टी होती है। अब फेजर डायग्राम को अगर हम लोग ड्रॉ करना चाहें तो फाइम अगर रेफरेंस लेके चलते हैं, इस कंप्लीट मतलब कोर में जो फ्लो हो रहा है फ्लक्स, उसको हम अगर हम लोग फाइम बोलें तो फाइम को रेफरेंस लेके अगर फेजर डायग्राम ड्रॉ करें तो E1M और E2M को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। 90 डिग्री लैगिंग हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऑलवेज, क्योंकि दो फेजर डायग्राम हम लोगों ने एनालिसिस करना है, प्रीवियस सेशन से करते आ रहे हैं, फर्स्ट ऑफ द सेशन से करते आ रहे हैं हम लोग दो फेजर डायग्राम। एक I2 और I2 डैश इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है, और एक जिसमें हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि phi2 और phi2 डैश जो हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, और स्टडी स्टेट में हम लोग फेजर डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, इजंट इट? फिर स्टडी स्टेट में ऐसा हम लोगों का एजम्पशन है कि phi2 और phi2 डैश कभी एग्जिस्ट ही नहीं किए। जो प्रीवियस सेशन अटेंड किए उनको समझ में आ रहा होगा सेशन। तो phi-m है ये, और E1M ये है, E2M ये है। तो ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब phi-m के कारण, म्यूचुअल फ्लक्स के कारण E2M यहाँ पे इंड्यूस होगा और E1M यहाँ पे इंड्यूस होगा। तो इनका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे कर दिया हम लोगों ने। अब E1M को अगर हम लोग अप साइड 180 डिग्री अपोजिट अगर शिफ्ट करें तो यहाँ पे माइनस E1M हो जाएगा, E1M माइनस E1M हो गया। अब माइनस E1M यहाँ पे आ गया। नाउ द थिंग इज कि अगर हम लोग अब ये इसका जो करंट होगा, फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट जो होगा, फंडामेंटल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारा जो नो लोड करंट रहता है वो पीकी साइनोसॉइड नेचर का होता है। इन ऑर्डर टू सेटअप साइनोसॉइडल फ्लक्स इन द कोर, हम लोगों ने प्रीवियस सेशंस में एनालिसिस कर ही लिया है इसकी चीजों के बारे में। तो फंडामेंटल करंट जो कि पीकी साइनोसॉइड नेचर का होता है, नॉन साइनोसॉइड्स को हम लोग फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, नॉन साइनोसॉइड्स को फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए हम लोगों को फोरियर टूल में देना पड़ेगा। फोरियर इज अ मैथमेटिकल टूल। किसी भी नॉन साइनोसॉइड को आप उस फोरियर टूल में देते हैं तो फोरियर टूल का जो आउटपुट होगा एक फंडामेंटल कंपोनेंट आ जाएगा और कुछ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स में वो डिवाइड कर देगा। तो जो फंडामेंटल पार्ट होगा वो परफेक्ट साइनोसॉइड होगा, इसीलिए हम लोग परफेक्ट साइनोसॉइड फंडामेंटल कंपोनेंट को हम लोग फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को एक साथ रिप्रेजेंट नहीं कर सकते एक फेजर डायग्राम में, इसीलिए केवल और केवल फंडामेंटल को हम लोग फोकस करेंगे। अगर हम लोगों को थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, करना है, ऐसी हमारी मजबूरी है अगर, तो हम लोग सेपरेट फेजर डायग्राम में करेंगे, इस फेजर डायग्राम में नहीं करेंगे। ऐसी सारी जानकारी आपको ऑलरेडी है। तो I01 हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया, और ये स्मॉल हिस्टेरेटिक एंगल के कारण लीड करता है बिकॉज ऑफ द डबल वैल्यूड BH नेचर। ये भी एनालिसिस आपको मालूम है। तो ये स्मॉल हिस्टेरेटिक एंगल से लीड करेगा phi-m से। और ये जो I01 है, I01 और phi-l, क्योंकि दोनों लीनियर प्रॉपर्टी, phi-l क्या है? लीनियर प्रॉपर्टी है, लीकेज फ्लक्स लीनियर प्रॉपर्टी है। तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू phi-l को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एम्पियर्स लॉ को फॉलो कर रहा है। जितने भी नॉन लीनियर मैग्नेटिक मटेरियल ऑलवेज नॉन लीनियर ना, तो जितने भी नॉन लीनियर प्रॉपर्टीज होती हैं, नॉन लीनियर प्रॉपर्टीज एम्पियर्स लॉ को फॉलो नहीं करती। phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हम लोग वहां पे नहीं अप्लाई कर सकते, लेकिन जो लीनियर प्रॉपर्टी है उनके साथ phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
आई अप्लाई कर सकते हैं। तो आई नॉट, क्योंकि नो लोड में एनालिसिस कर रहे हैं तो करंट के सेम फेज में हम लोग phi L को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, phi L को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नाउ अगर हम लोग एनालिसिस करें तो phi L और I नॉट 1 सेम फेज में हो गए। अब इस phi L ये है तो यहाँ का जो इंड्यूस होगा बिकॉज ऑफ द लीकेज फ्लक्स, जो EMF इंड्यूस होगा उसको E1M बोलेंगे, E1L बोलेंगे, क्योंकि लीकेज फ्लक्स प्राइमरी के लीकेज के कारण सेकेंडरी में किसी भी तरीके का वोल्टेज इंड्यूस्ड नहीं हो रहा है। तो सेकेंडरी में किसी भी तरीके का वोल्टेज अगर इंड्यूस नहीं हो रहा है लीकेज फ्लक्स के कारण, तो इसका जो प्राइमरी का इंड्यूस हो रहा है वोल्टेज उसको हम लोग रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो ये हो जाएगा E1L, क्योंकि ये 90 डिग्री लैग से रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि phi m यहाँ था, phi m के कारण जो EMF इंड्यूस हो रहा था उसको हम लोग E1M और E2M बोल रहे थे, जो कि 90 डिग्री लैगिंग कंडीशन में था। यहाँ पे भी फ्लक्स यहाँ पे है phi L, तो इसके 90 डिग्री लैगिंग कंडीशन में E1L होगा, और इस E1L को एग्जैक्ट 180 डिग्री पे अगर हम लोग शिफ्ट करें तो इसका E1L माइनस E1L से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये माइनस E1L यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। अब ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये है माइनस E1M, माइनस E1M है ना, माइनस E1M और माइनस E1M ये केवल रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए है, इट इज नॉट माइनस, ये माइनस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ये सारी जानकारी हम लोगों ने प्रीवियस सेशंस में देख चुका है, सारे फेजर डायग्राम आपको पता है। तो ये E1M ही है, माइनस E1M नहीं है, केवल रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए हम लोगों ने माइनस लिखा हुआ है, केवल रिप्रेजेंटेशन पर। माइनस E1 क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस फेजर डायग्राम में एनालिसिस किया था कि यहाँ पे वोल्टेज है, करंट को हम लोगों ने जब लोड कंपोनेंट, क्योंकि E2 यहाँ पे है, E2 अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे का जो करंट होगा I2, अगर हम लोग लैगिंग कंडीशन में ड्रॉ करना चाहे तो I2 यहाँ पे कहीं ड्रॉ करेंगे, और I2 और I2 डैश, I2 और I2 डैश दोनों डी अलाइन करके, क्योंकि phi 2 और phi 2 डैश हम लोगों को कंसीडर करना था, तो I2 अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं I2 डैश यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। और लेकिन यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए हम लोगों ने जब E1 को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो E2 के साथ जो करंट होगा I2 होगा, और E1 के साथ जो करंट होगा वो I2 डैश होगा। इसीलिए हम लोगों ने प्राइमरी करंट और जो सेकेंडरी करंट है उनको डीकपल्ड करके ड्रॉ करने की कोशिश की है फेजर डायग्राम में। तो ये फेजर डायग्राम हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने E1M रिप्रेजेंट कर लिया, माइनस इसको 180 डिग्री शिफ्ट प्रोवाइड किया। अब इस 180 डिग्री शिफ्ट में E1M और E1L कहाँ पे आ रहा है, E1L ये है, तो E1L को अगर हम लोग पैरेलली शिफ्ट करें तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम लोगों को E1 देखने के लिए मिल जाएगा। तो E1 ये इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा अपने को। तो E1 ये कंप्लीट फेजर डायग्राम हो गया। अब ये E1L और I01 E1L मतलब ये जो लीकेज के कारण यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है वोल्टेज, और I01 जो करंट फ्लो कर रहा है इसमें, इन दोनों के बीच जो एंगल होगा, ये इन दोनों के बीच से कुछ एंगल होगा, है ना, और ये जो है लीनियर इंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि तो ये जो phi L है वो सेम फेज में है I01 के साथ, और इसके कारण E1L यहाँ पे आया और इसको 180 डिग्री शिफ्टिंग प्रोवाइड किया, तो माइनस E1L यहाँ पे आ गया। अब इन दोनों के जो रिलेशन बन रहा है E1L और I01 एक दूसरे के लैगिंग नेचर में है, इसीलिए हम लोग लीनियर इंडक्टर से इसको मॉडल कर सकते हैं, हम लोग कैपेसिटर से इसको मॉडल नहीं करते हैं, केवल और केवल इंडक्टर से इसको मॉडल किया जा सकता है। ये भी हम लोगों को कंक्लूजन देखने के लिए मिल गया। फेजर डायग्राम हम लोगों ने एनालिसिस कर लिया, और यहाँ पे हम लोगों ने सेपरेट आउट कर लिया कि म्यूचुअल फ्लक्स के कारण कौन से वोल्टेज इंड्यूस हो रहे हैं, लीकेज फ्लक्स के कारण कौन से वोल्टेज इंड्यूस हो रहे हैं। नो लोड कंडीशन में हम लोगों ने फेजर डायग्राम की एनालिसिस कंप्लीट कर ली अपनी। अगर हम लोग अब सेकंड स्लाइड में चलें तो हाउ कैन बी रेड्यूस लीकेज के ऊपर हम लोगों को बात करनी पड़ेगी, और देखते हैं हम लोग। तो चलिए आज का ये लीकेज कंट्रोल वाला पार्ट हम लोग डिस्कशन करते हैं। लीकेज हम लोग ने एनालिसिस कर लिया, रिकैप देख लिया उसका। अब आज का ये जो सेशन है हम लोग स्टार्ट करते हैं कि लीकेज को किस तरीके से मशीन्स में रेड्यूस किया जा सकता है। कंप्लीटली एलिमिनेट हम लोग नहीं कर सकते हैं लीकेज को। क्यों नहीं कर सकते हैं? बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक इंसुलेटर्स। तो कैसे हम लोग रेड्यूस कर सकते हैं, और कोर टाइप और शेल टाइप ट्रांसफार्मर का डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं।
ये नॉर्मल हमारा ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स है, सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स है, सोर्स से कनेक्ट किए, करंट फ्लो किया, जिसके कारण फ्लक्स का डेवलपमेंट हुआ फाई नॉट। फाई नॉट के दो कंपोनेंट होंगे, फाई एम और फाई एल। तो ये जो कंपोनेंट है, सपोज करिए ये अभी फाई एम नहीं है, फाई एम नहीं है, म्यूचुअल फ्लक्स नहीं है ये जो रेड वाला पोर्शन है इसको आप एज्यूम करिए और इमेजिन करिए कि ये कौन सा फ्लक्स है, ये म्यूचुअल है या फिर लीकेज है। ये तो लीकेज इतना तो श्योर है क्योंकि फर्स्ट वाइंडिंग से क्रिएट हो रहा है लेकिन सेकेंडरी वाइंडिंग को रीच नहीं कर पा रहा है, और फ्लक्स प्रोड्यूस बाय वन वाइंडिंग इज अनेबल टू रीच द सेकंड वाइंडिंग इज नथिंग बट लीकेज फ्लक्स। और ये कौन सा फ्लक्स होगा बताइए, ये वाला जो फ्लक्स होगा वो म्यूचुअल होगा या फिर लीकेज होगा? ये एक वाइंडिंग से इंड्यूस हो रहा है, सेकेंडरी वाइंडिंग को अभी रीच नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये क्या है, कौन सा फ्लक्स है? टाइम वेरिंग नेचर का फ्लक्स है, टाइम वेरिंग अल्टरनेटिंग नेचर का फ्लक्स है। जीरो पॉजिटिव मैक्सिमम, जीरो नेगेटिव मैक्सिमम, जीरो पॉजिटिव मैक्सिमम, जीरो नेगेटिव। सपोज करिए कि लिम्ब है ट्रांसफार्मर का, ये लिम्ब है, लिम्ब में ट्रांसफार्मर के लिम्ब में, लिम्ब ऑफ द ट्रांसफार्मर में इस तरीके से जो फ्लक्स इसके अंदर इंड्यूस्ड हो रहा है, जीरो पॉजिटिव मैक्सिमम, जीरो नेगेटिव मैक्सिमम, जीरो पॉजिटिव मैक्सिमम, जीरो नेगेटिव मैक्सिमम, इस तरीके से इंड्यूस हो रहा है क्योंकि ये टाइम वेरिंग नेचर का फ्लक्स है। तो ये जो फ्लक्स इंड्यूस हुआ, ये फ्लक्स अपने मैक्सिमम यहां तक रीच कर चुका है। अब ये जीरो पॉजिटिव मैक्सिमम पे है अपने, अब ये फिर जीरो इसका कहाँ आएगा, ये रेड्यूस होकर इस तरीके से जीरो पे जाएगा, फिर जीरो पे जाने के बाद नेगेटिव मैक्सिमम, जीरो पॉजिटिव मैक्सिमम, जीरो नेगेटिव मैक्सिमम, जीरो पॉजिटिव मैक्सिमम, जीरो नेगेटिव मैक्सिमम, इस तरीके से वेरी करेगा। तो ये जो फ्लक्स है अपने पॉजिटिव मैक्सिमम पे है, जब ये रेड्यूस होना चालू होगा तो ये सेकेंडरी कॉइल को लिंक कर जाएगा, इन्फ्लुएंस कर जाएगा, जिसके कारण ये म्यूचुअल फ्लक्स है, लीकेज फ्लक्स नहीं है। इजंट इट? ये लिम्ब है, लिम्ब में जो फ्लक्स इंड्यूस होगा, दो फ्लक्स हुए, लीकेज फ्लक्स और म्यूचुअल फ्लक्स। तो ये जो फ्लक्स है जो कि सेकेंडरी वाइंडिंग को रीच नहीं कर रहा है, सेकेंडरी वाइंडिंग के ऑन टॉप ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग है, अगर इस तरीके से है, तो ये फ्लक्स अपने पॉजिटिव मैक्सिमम कंडीशन पे है, तो पॉजिटिव मैक्सिमम पे है अभी, तो फिर ये जीरो पे आएगा, फिर जीरो नेगेटिव मैक्सिमम पे जाएगा, फिर जीरो, जीरो पॉजिटिव मैक्सिमम, जीरो नेगेटिव मैक्सिमम, जीरो पॉजिटिव मैक्सिमम, जीरो नेगेटिव मैक्सिमम, इस तरीके से वेरी करेगा अपना फ्लक्स। तो इस तरीके से अगर वेरिएशन हो रहे हैं फ्लक्स में तो ये सेकेंडरी कॉइल से भी इजीली लिंक कर जाएगा, और अगर सेकेंडरी कॉइल से लिंक कर जाता है तो ये एक म्यूचुअल फ्लक्स होगा, लीकेज फ्लक्स नहीं होगा। इतना एनालिसिस आपको पता चल गया। नाउ द सेकंड थिंग इज कि हम लोग ट्रांसफार्मर में जब भी वाइंडिंग्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं तो ये कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर रहता है, और यहाँ पे एचवी वाइंडिंग इस तरीके से प्लेस करते हैं, ये एलवी वाइंडिंग इस तरीके से प्लेस करते हैं। अब इस जो कि म्यूचुअल फ्लक्स था और ये लीकेज फ्लक्स है, इस लीकेज फ्लक्स को अगर हम लोग को लीकेज रिड्यूस करना है अपने मशीन में तो लीकेज फ्लक्स रिड्यूस करना पड़ेगा। लीकेज रिएक्टेंस अगर मशीन का रिड्यूस करना है, लीकेज रिएक्टेंस कुछ नहीं होता, हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल मॉडलिंग की है लीकेज फ्लक्स को लीकेज रिएक्टेंस से, एक्सेल से, isn't it? मॉडलिंग हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स के हेल्प से हम लोगों ने समझने की कोशिश की है अपने प्रैक्टिकली एग्जिस्टिंग मशीन्स को, isn't it? तो ये जो लीकेज फ्लक्स है इसको हम लोग रिड्यूस करना चाहें या फिर एलिमिनेट करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं वो देखते हैं। तो ये नॉर्मल ट्रांसफार्मर, को टाइप ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे हम लोगों ने एचवी वाइंडिंग प्लेस की, यहाँ एलवी वाइंडिंग प्लेस की। अब इस ऐसे हम लोग वाइंडिंग प्लेस ना करके अगर हम लोग इस तरीके से वाइंडिंग प्लेस करें कि ये कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे इस कंप्लीट एचवी वाइंडिंग का हाफ पोर्शन, हाफ ऑफ द एचवी वाइंडिंग हम लोग प्राइम फर्स्ट वाले लिंब में प्लेस करें और हाफ ऑफ द एचवी वाइंडिंग का हम लोग सेकंड लिंब में प्लेस करें, या फिर हाफ ऑफ द एलवी वाइंडिंग का हम लोग फर्स्ट में लिंब में प्लेस करें पहले और हाफ ऑफ द एलवी वाइंडिंग का सेकंड लिंब में प्लेस करें, ऑन टॉप ऑफ एलवी हम लोग एचवी वाइंडिंग प्लेस करें हाफ हाफ करके। तो एक कंप्लीट लिंब में हम लोग केवल एचवी वाइंडिंग प्लेस ना करके या फिर एक कंप्लीट लिंब में केवल और केवल एलवी वाइंडिंग प्लेस ना करके दोनों लिम्ब्स में हम लोग हाफ ऑफ पोर्शन, पहले हम लोग हाफ एलवी का पोर्शन प्लेस कर दें, उसके ऊपर हम लोग एचवी का पोर्शन प्लेस कर दें हाफ पोर्शन, और सेकेंडरी लिम्ब में भी सिमिलर प्रोसीजर अगर हम लोग फॉलो करें तो हम लोग लीकेज को रिड्यूस कर सकते हैं। किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं? अब अगर ये सेम फ्लक्स होगा जो लीकेज फ्लक्स था प्रीवियस केस में, ये सेम फ्लक्स अब लीकेज नहीं म्यूचुअल बन जाएगा। क्यों म्यूचुअल बन जाएगा? क्योंकि ये अपने सपोज करिए पॉजिटिव मैक्सिमम पे है, अब ये पॉजिटिव मैक्सिमम पे है
तो ये रेड्यूस होना चालू होगा, जीरो पे आएगा, फिर जीरो पे आने के बाद नेगेटिव मैक्सिमम जीरो, पॉजिटिव मैक्सिमम जीरो, नेगेटिव मैक्सिमम जीरो। तो इस तरीके से वेरिएशन प्रोवाइड होंगे। तो ये अपने अगर पॉजिटिव मैक्सिमम पे है तो ये रेड्यूस होता होता अपने सेंट्रिक पोजीशन पे इस तरीके से आएगा, फिर नेगेटिव मैक्सिमम जीरो, पॉजिटिव मैक्सिमम जीरो, नेगेटिव मैक्सिमम जीरो, इस तरीके से वेरिएशन होंगे। तो ये दोनों कॉइल्स को लिंक कर जाएगा, एचवी को भी लिंक कर जा रहा है, एलवी को भी लिंक कर जा रहा है। तो ये जो ब्लैक पोर्शन से मैंने रिप्रेजेंट किया वो एलवी वाइंडिंग है, रेड पोर्शन से, रेड पेन से जो रिप्रेजेंट किया है वो एचवी वाइंडिंग है। तो इस तरीके से जो फ्लक्स था, लीकेज फ्लक्स था, वो म्यूचुअल में कन्वर्ट हो जाएगा और हमने मशीन्स की हम लोग लीकेज फ्लक्स को रेड्यूस कर सकते हैं। और अगर लीकेज फ्लक्स रेड्यूस हो जाता है तो ऑन पेपर हम लोग जो लीकेज रिएक्टेंस मॉडल कर रहे हैं उसकी भी वैल्यू रेड्यूस हो जाएगी मशीन्स में। तो ये डिजाइन इंजीनियर के ऊपर डिपेंड करता है लीकेज को रिड्यूस करना, ऑपरेटिंग इंजीनियर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि ऑपरेटिंग इंजीनियर कुछ ऐसा कर दे जिसके कारण लीकेज फ्लक्स रिड्यूस हो जाए, नहीं, केवल और केवल डिजाइन इंजीनियर के ऊपर इसका कंट्रोल रहता है कि लीकेज को बढ़ा सकता है मशीन्स में या फिर रिड्यूस कर सकता है। तो कुछ हम लोगों के पास ऐसी मशीन्स भी अवेलेबल हैं जिसमें हम लोग इंटेंशनली लीकेज को हाई रखते हैं। क्या रीजन है, लेटर पॉइंट ऑफ टाइम में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये जो लीकेज फ्लक्स था प्रीवियस केस में, ये लीकेज फ्लक्स यहाँ पे म्यूचुअल में इसका कन्वर्जन हो गया और सेम लीकेज फ्लक्स म्यूचुअल फ्लक्स में कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग ये एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन यहाँ पे भी बनता है। एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि हम लोग ये जो लिम्ब है, लिम्ब के ऊपर क्यों एलवी वाइंडिंग प्लेस करते हैं, डायरेक्टली हम लोग एचवी वाइंडिंग क्यों नहीं प्लेस कर देते। रीजन इज कि जो इंसुलेशन डिजाइन है मशीन का, हम लोगों ने प्रीवियस सेशंस में डिस्कशन कर लिया है कि इंसुलेशन ऑफ द मशीन की डिजाइनिंग तीन पैरामीटर, तीन कंस्ट्रेंट पे डिपेंड करती है। इंसुलेशन मशीन की या फिर किसी भी पावर सिस्टम की भी या फिर कहीं के भी इंसुलेशन की डिजाइनिंग तीन कंस्ट्रेंट, डिजाइन कंस्ट्रेंट होते हैं। पहला वोल्टेज रेटिंग, दूसरा टेम्परेचर वेरिएशंस, तीसरा मैकेनिकल स्ट्रेस। इन तीन चीजों पे अपना इंसुलेशन डिजाइन मैटर करता है। तो यहाँ पे जो एलवी वाइंडिंग अगर हम लोग प्लेस करें, क्योंकि ये कंडक्टर है, मैग्नेटिक मटेरियल है जो कि एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी है, आयरन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, और सपोज करी वाइंडिंग आपने कॉपर की प्रोवाइड कर दी, वो भी एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। कंडक्टर टू कंडक्टर इज ऑलवेज सेपरेटेड बाय इंसुलेशन, इंसुलेशन से ये सेपरेट किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों को इनके बीच में इंसुलेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इस इंसुलेशन की डिजाइन वोल्टेज रेटिंग पे डिपेंड करेगी। अब यहाँ पे अगर हम लोग एलवी वाइंडिंग प्लेस करते हैं तो उसकी वोल्टेज रेटिंग कम होगी, तो इंसुलेशन की डिजाइनिंग कम लगेगी। अगर हम लोग डायरेक्टली एचवी वाइंडिंग प्लेस कर दें तो उसमें ज्यादा इंसुलेशन हम लोगों को लगेगा। तो इंसुलेशन हमारे मशीन का कम लगे, इसीलिए इंसुलेशन का जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा। अगर हम लोग एलवी वाइंडिंग को डायरेक्टली प्लेस करते हैं लिम्ब से इंसुलेशन प्रोवाइड करके, तो इंसुलेशन का डिजाइनिंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा, जिसके कारण ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द मशीन रिड्यूस किया जा सकती है और अपने मशीन को हम लोग इकोनॉमिकल बना सकते हैं, इजीली अपने कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट हाइक। तो ये हम लोगों ने रिडक्शन टेक्निक देखा कि किस तरीके से हम लोग को टाइप ट्रांसफार्मर में लीकेज को रिड्यूस कर सकते हैं। हाफ ऑफ द एलवी पे प्लेस कर, हाफ ऑफ द एलवी के ऊपर हाफ ऑफ एचवी हम लोग प्लेस कर दें, और सिमिलरली हम लोग सेकंड लिंब में भी ऐसा करते हैं तो लीकेज को रिड्यूस किया जा सकता है, बहुत हद तक हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। नाउ सेकंड स्लाइड में अगर हम लोग चले तो कोर टाइप और शेल टाइप ट्रांसफार्मर की अगर हम लोग बात करें तो अगर शेल टाइप ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो शेल टाइप ट्रांसफार्मर में यहाँ पे हम लोगों ने वाइंडिंग प्रोवाइड करनी, मिडिल लिम्ब में तीन लिम्ब्स होते हैं, यहाँ पे मिडिल लिम्ब में हम लोगों को वाइंडिंग प्रोवाइड करनी रहती है। तो एलवी और एचवी हम लोगों ने इस तरीके से अगर अरेंजमेंट किया हुआ है तो यहाँ से जो फ्लक्स का डेवलपमेंट होगा फाई होगा। अब ये फाई का जो डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे जो इस तरीके से लिंक करेगा, जो कि सेकेंडरी में लिंक कर जाएगा, प्राइमरी से इंड्यूस्ड फ्लक्स सेकेंडरी से अगर लिंक कर जाता है, मतलब एलवी से इंड्यूस्ड फ्लक्स एचवी से लिंक कर जाए या फिर एचवी से इंड्यूस्ड फ्लक्स एलवी से लिंक कर जाए तो उसको म्यूचुअल फ्लक्स बोलेंगे, और जो म्यूचुअल फ्लक्स नहीं उसको लीकेज फ्लक्स बोलेंगे। तो अगर कोई एक ऐसा फ्लक्स लाइन है जो कि एलवी और एचवी लाइंस वाइंडिंग के बीच से होता हुआ जा रहा है फ्लक्स लाइन, तो उसको हम लोग लीकेज फ्लक्स बोलेंगे, क्योंकि फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय वन वाइंडिंग इज अनेबल टू रीच द सेकंड वाइंडिंग इज लीकेज फ्लक्स।
अब इसको कैसे रेड्यूस किया जा सकता है इस लीकेज को? इस लीकेज को रेड्यूस करने के लिए हम लोग सैंडविचिंग प्रोवाइड कर देते हैं। पहले हम लोग एलवी वाइंडिंग प्लेस करेंगे, फिर उसके ऊपर एचवी वाइंडिंग प्लेस करेंगे, एलवी वाइंडिंग, एचवी, एलवी, एचवी, एलवी, एचवी, एलवी वाइंडिंग, एचवी वाइंडिंग, एलवी वाइंडिंग, एचवी वाइंडिंग, इस तरीके से सैंडविचिंग प्रोवाइड कर देते हैं, वाइंडिंग की सैंडविच बना देते हैं, isn't it? तो सैंडविच बना देने की वजह से क्या एडवांटेज हो जाता है कि ये जो प्रीवियस केस में लीकेज फ्लक्स था, यहाँ पे ये यही फ्लक्स म्यूचुअल बन जाएगा, क्योंकि ये अपने सेम पोजीशन में है। इस तरीके से जो फ्लक्स लाइन थी वो लीकेज फ्लक्स थी। अब इस लीकेज फ्लक्स जो है अपने पॉजिटिव मैक्सिमम पे है। अब ये पॉजिटिव मैक्सिमम से रेड्यूस होता हुआ जीरो पे आएगा, तो सेकेंडरी वाइंडिंग से भी लिंक कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एलवी भी अवेलेबल है, एचवी भी अवेलेबल है। तो इस तरीके से फ्लक्स को रेड्यूस, लीकेज फ्लक्स को रेड्यूस किया जा सकता है, लीकेज फ्लक्स को म्यूचुअल फ्लक्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अगर हम लोग वाइंडिंग की सैंडविचिंग कर देते हैं तो हम लोग लीकेज को रेड्यूस कर सकते हैं, बेटर कंट्रोल कर सकते हैं। और ये एडवांटेज हमारे पास को टाइप ट्रांसफार्मर में नहीं है, जो इसलिए हम लोग कहते हैं कि लीकेज इज बेटर कंट्रोल्ड इन शेल टाइप ट्रांसफार्मर कंपेयर टू कोर टाइप ट्रांसफार्मर। और यहाँ पे हम लोग केवल ये जो ब्लू पेन से मैंने रिप्रेजेंट किया वो एलवी वाइंडिंग है, रेड पोजीशन से, रेड पेन से जो मैंने रिप्रेजेंट किया है वो एचवी वाइंडिंग है, ब्लू पेन से जो मैंने रिप्रेजेंट किया वो एलवी वाइंडिंग है। और एलवी वाइंडिंग ही केवल, ये क्या है, लिम्ब है। जो वर्टिकली प्लेस्ड है वो लिम्ब है, जो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है वो योक ऑफ द ट्रांसफार्मर है। तो योक और लिम्ब के बीच में जो मैंने वाइंडिंग प्रोवाइड की है वो केवल और केवल एलवी वाइंडिंग हम लोगों ने, फर्स्ट वाइंडिंग जो होगी वो एलवी वाइंडिंग प्लेस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये योक के डायरेक्टली कांटेक्ट में है। योक के डायरेक्टली कांटेक्ट में अगर वोल्टेज लेवल कम है तो जो इंसुलेशन डिजाइनिंग होगी मशीन की उसका भी कॉस्ट कम लगेगा और कम इंसुलेशन से ही काम चलाया जा सकता है। इसीलिए हम लोग ओवरऑल कॉस्ट मेंटेन करने के लिए मशीन का फर्स्ट जो पोजिशनिंग करते हैं नियर टू योक वो एलवी वाइंडिंग का प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो वाइंडिंग्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे वाइंडिंग टू वाइंड, मतलब कंडक्टर टू कंडक्टर वाइंडिंग भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, और जो आपका योक या फिर लिम्ब है वो भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, सेपरेटेड बाय इंसुलेशन, कंडक्टर टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय इंसुलेशन। तो यहाँ पे हम लोगों को सेपरेटली इंसुलेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। सिमिलरली एचवी के पास भी इंसुलेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, एचवी में भी, एलवी में भी इंसुलेशन, एचवी में भी इंसुलेशन, तो ज्यादा इंसुलेशन यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा कंपेयर टू कोर टाइप ट्रांसफार्मर। तो अगर हम लोग स्टेटमेंट्स पढ़ें, इन सेल टाइप ट्रांसफार्मर एचवी एंड एलवी वाइंडिंग्स आर इंटरलीव्ड होते हैं, सैंडविच्ड होते हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस लीकेज। ये बात क्लियर हो गई। सेकंड पॉइंट इज लीकेज बेटर कंट्रोल्ड इन सेल टाइप ट्रांसफार्मर। अगर आपको स्टिल लगता है कि लीकेज है अपने मशीन्स में तो आप स्मॉल लेयर प्रोवाइड करिए एचवी का, एलवी का, एचवी एलवी, एलवी एचवी एलवी, इस तरीके से स्मॉल करते जाइए तो उस तरीके से बेटर कंट्रोल किया जा सकता है, मतलब मिनिमम किया जा सकता है, लीकेज बेटर कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर आपको स्टिल लगता है कि अपने मशीन्स में लीकेज है तो एक टन एलवी का प्रोवाइड करिए, दूसरा टन एचवी का, एक टन एलवी का, दूसरा एचवी का। इस तरीके से अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो लीकेज को और बेहतरीन बनाया जा सकता है, लीकेज आपकी मशीन की कंप्लीटली, मतलब बहुत मिनिमाइज किया जा सकता है शेल टाइप ट्रांसफार्मर में। लेकिन ये एडवांटेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर में हमारे पास नहीं है और हम लोग इस तरीके से अरेंजमेंट नहीं करते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर में। तो कंपेयर टू शेल टाइप ट्रांसफार्मर, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में बेटर कंट्रोल नहीं किया जा सकता है लीकेज, शेल टाइप ट्रांसफार्मर में बेटर लीकेज को कंट्रोल किया जा सकता है। अब अगर हम लोग बात करें कि कोर टाइप और शेल टाइप ट्रांसफार्मर में नॉर्मली अगर हम लोग बात करें कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर है आपका, तो एचवी और एलवी साइड की अगर हम लोग बात करें, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज साइड की बात करें, तो बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स में लिखा है या फिर बहुत सारे फैकल्टीज बताते हैं अपने क्लास में कि जो एलवी साइड होता है, एलवी साइड की जो वाइंडिंग होती है उसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा लगता है, और ये तो ठीक है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ कॉपर रिक्वायरमेंट एलवी साइड के वाइंडिंग में ज्यादा लगता है कंपेयर टू एचवी साइड के वाइंडिंग में। एलवी साइड की जो वाइंडिंग है उसमें वॉल्यूम ऑफ कॉपर रिक्वायरमेंट ज्यादा लगेगा कंपेयर टू एचवी साइड ऑफ द वाइंडिंग, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों साइड की वाइंडिंग में, एचवी और एलवी साइड के वाइंडिंग में सेम कॉपर का रिक्वायरमेंट लगेगा। क्यों सेम काइंड ऑफ कॉपर लगेगा, सेम अमाउंट क्यों लगेगा दोनों का?
क्योंकि जो प्राइमरी नहीं एचवी साइड की जो वाइंडिंग है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स हाई है, लेकिन करंट एचवी साइड में कम होता है। तो करंट अगर कम है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर कम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर कम है, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स तो ज्यादा है। ओवरऑल जो वॉल्यूम ऑफ कॉपर बनेगा वहां पे, और अगर हम लोग एलवी साइड की बात करें तो यहाँ पे करंट कैपेसिटी ज्यादा होती है। करंट कैपेसिटी ज्यादा होती है मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर हम लोगों को इंक्रीज करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कम रहते हैं। तो इफेक्टिवली हम लोग अगर बात करें तो एचवी साइड और एलवी साइड की वाइंडिंग्स का जो कॉपर रिक्वायरमेंट है वो दोनों सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है उसमें, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स हाई है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कम है, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाई है, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम। द थर्ड क्वेश्चन टू यू इज कि अगर हम लोग कोर टाइप और शेल टाइप ट्रांसफार्मर में वॉल्यूम ऑफ कोर रिक्वायरमेंट की बात करें, वॉल्यूम ऑफ कोर इन द सेंस आयरन की बात करें कि किसमें ज्यादा आयरन लगेगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि शेल टाइप ट्रांसफार्मर में ज्यादा आयरन लगेगा, ज्यादा आयरन लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि हम लोग जनरल परसेप्शन रहता है कि शेल टाइप ट्रांसफार्मर में ज्यादा आयरन लगेगा, वॉल्यूम ऑफ आयरन ज्यादा लगेगा, जनरल परसेप्शन है। क्यों ऐसा है? क्योंकि हम लोग जनरली जो शेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है उसको थोड़ा बिगर ड्रॉ करते हैं, क्योंकि इसमें 3 लिम्स हैं, जबकि कोर टाइप ट्रांसफार्मर में 2 ही लिम्स हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा बड़ा ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं ऑन पेपर, इसीलिए स्टूडेंट्स को ये लगता है कि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ आयरन या फिर वॉल्यूम ऑफ कोर रिक्वायरमेंट ज्यादा लगेगा शेल टाइप ट्रांसफार्मर में कोर टाइप ट्रांसफार्मर के कंपैरिजन में, लेकिन ऐसा नहीं है। द रीजन इज ये बेटर एडवांटेजेस है 3 फेज ट्रांसफार्मर के केस में, लेकिन अगर हम लोग सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में कंपैरिजन करें कोर टाइप और शेल टाइप ट्रांसफार्मर के बीच में, तो दोनों ट्रांसफार्मर में वॉल्यूम ऑफ कोर का रिक्वायरमेंट जो होगा वो सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा उसमें। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि यहाँ पे अगर कोर टाइप ट्रांसफार्मर की बात करें तो यहाँ पे फ्लक्स फाई नॉट फ्लो हो रहा है, 5 फ्लो हो रहा है। अब ये 5 फ्लक्स, ये कंप्लीट कोर में से 5 ही फ्लक्स फ्लो होगा, क्योंकि इफ योर ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड विद आइडियल वोल्टेज सोर्स सो इट इज अ कांस्टेंट फ्लक्स मशीन, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स यहाँ से फ्लो हो रहा है, यहाँ से फ्लो हो रहा है, यहाँ से फ्लो हो रहा है, यहाँ से फ्लो हो रहा है। अब फ्लक्स का अगर अमाउंट मैग्नीट्यूड सेम है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम ही लगेगा। यहाँ पे भी एसी है, यहाँ पे भी एसी, यहाँ पे भी एसी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हर जगह पे सेम रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो यहाँ से फ्लक्स का जो डेवलपमेंट हो रहा है एलवी और एचवी के कारण फ्लक्स जो कंप्लीट डेवलप हो रही है, तो ये दोनों पोर्शन में डिवाइडेड हो जाएगी हाफ हाफ। तो 5/2 फ्लक्स का यहाँ पे फ्लो होगा, 5/2 यहाँ से फ्लो होगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ का एसी होगा इस लिम्ब का, जबकि इस योग का बात करें तो AC/2 होगा, क्योंकि फ्लक्स की वैल्यू हाफ है, 5/2 है, इसलिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी हाफ होगा AC/2। यहाँ पे भी सेम 5/2 फ्लो हो रहा है, AC/2 हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम 5/2 फ्लो हो रहा है, इसलिए AC/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 AC थे, अब यहाँ का एक AC/2 AC/2 एक AC, 2 AC हो गए। अब ये AC/2 ये AC/2 3 AC हो गए, है ना, हाफ हाफ 1 हो गए। अब ये AC मतलब कि AC/2 AC/2 एक AC हो गए, तो मतलब यहाँ पे भी 4 AC, यहाँ पे भी 4 AC, दोनों में कोर का रिक्वायरमेंट सेम होगा कोर टाइप और शेल टाइप ट्रांसफार्मर में। अगर ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है तो 3 फेज ट्रांसफार्मर का कंपैरिजन हम लोग करेंगे, वहां पे हम लोग देखेंगे कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें वॉल्यूम ऑफ कोर कम लगता है कंपेयर टू 3 फेज शेल टाइप ट्रांसफार्मर। इसीलिए हम लोग एज अ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ऑलवेज हम लोग 3 फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर ही प्रीफर करते हैं एज अ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। डिटेल डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। एज ऑफ नाउ आपको ये जानकारी रखनी है कि सिंगल फेज में अगर हम लोग कोर टाइप और शेल टाइप ट्रांसफार्मर का कंपैरिजन करें तो अपने को ये याद रखना है कि कोर टाइप और शेल टाइप ट्रांसफार्मर अगर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में कंपैरिजन कर रहे हैं तो दोनों का जो वॉल्यूम ऑफ कोर रिक्वायरमेंट होगा वो सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। इन सेल टाइप ट्रांसफार्मर इंसुलेशन इंक्रीजेस, इंसुलेशन सेल टाइप ट्रांसफार्मर में इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने सैंडविचिंग प्रोवाइड किया है। सैंडविच प्रोवाइड करने की वजह से एलवी में भी इंसुलेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, एचवी में भी इंसुलेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। एलवी में इंसुलेशन कम लगेगा, एचवी में ज्यादा लगेगा, एलवी में कम लगेगा, एचवी में ज्यादा। लेकिन कोर टाइप में हम लोग क्या करते थे, पहले एलवी प्लेस किए, ऑन टॉप ऑफ एलवी एचवी प्लेस किए, तो उससे क्या होता था, केवल और केवल जो लिम्ब होता था और एलवी वाइंडिंग होती थी उनके बीच में हम लोग इंसुलेशन प्रोवाइड करना पड़ता था, तो
इफेक्टिवली हम लोग देखें तो शेल टाइप ट्रांसफार्मर में जो इंसुलेशन का रिक्वायरमेंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। सैंडविचिंग क्यों करते हैं, इंटरलीव्ड वाइंडिंग्स हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं शेल टाइप ट्रांसफार्मर में, टू रिड्यूस लीकेज। In single phase transformer, volume of core requirement is same in both cell type and core type transformer। तो ये भी कंक्लूजन आप लोगों को पता चल गया। यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कशन किया कोर टाइप और सेल टाइप ट्रांसफार्मर का, isn't it? तो यहाँ तक आप लोगों को ये पता चल गया कि लीकेज को कैसे मॉडल किया जा सकता है, क्या होता है लीकेज, क्या प्रॉपर्टी है, लीनियर होता है या फिर नॉन लीनियर होता है। तो ये लीनियर होता है ना लीकेज। किससे मॉडल करते हैं, इंडक्टर से मॉडल करते हैं। कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, तो कोर टाइप और शेल टाइप ट्रांसफार्मर में हम लोगों ने देख लिया। वाइंडिंग्स की इंटरलीव्ड स्ट्रक्चर अगर हम लोग फॉलो करें तो इसको लीकेज फ्लक्स को रिड्यूस किया जा सकता है। तो शेल टाइप ट्रांसफार्मर में लीकेज अपना बेटर कंट्रोलेबल है कंपेयर टू कोर टाइप ट्रांसफार्मर। तो शेल टाइप सिंगल फेज, शेल टाइप और कोर टाइप ट्रांसफार्मर का यहाँ पे डिस्कशन भी हो गया। अब हम लोग 3 फेज कोर टाइप और शेल टाइप ट्रांसफार्मर का भी डिफरेंशिएट करेंगे, बेटर समझने की कोशिश करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे हाउ सेंस ऑफ द वाइंडिंग कैन इन्फ्लुएंस द वॉल्यूम ऑफ आयरन रिक्वायरमेंट ऑफ द मशीन, ये भी एनालाइज करेंगे। तो उसके लिए आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। हम लोग एक एक चीज एनालिसिस करेंगे, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है कि आपका छूट जाए इलेक्ट्रिकल मशीन्स में, isn't it? तो यहां तक हम लोगों का लीकेज का पार्ट कंप्लीट हुआ। हम लोगों ने मॉडलिंग भी कर लिया, रेजिस्टेंस की भी मॉडलिंग कर ली। अब हम लोग कंप्लीट एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करने के लिए रेडी हैं, फुल्ली रेडी हैं। हम लोगों ने शंट ब्रांच पैरामीटर भी है हमारे पास, सीरीज ब्रांच पैरामीटर भी आ गया, क्योंकि जो करंट फ्लो कर रहा है सोर्स से, सोर्स लगाने के बाद जो कि प्राइमरी वाइंडिंग में करंट फ्लो कर रहा है, उस करंट के फ्लो होने के मतलब वाइंडिंग जो जिसमें फ्लो हो रहा है उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, जिसको हम लोग सीरीज ब्रांच पैरामीटर का R1 बोल सकते हैं, है ना। और उसका लीकेज रिएक्टेंस होगा जिसको हम लोग X1L बोल सकते हैं। ये सारी एनालिसिस कर चुके हैं हम लोग। अब हम लोग रेडी हैं लॉन्च होने के लिए एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करने के लिए। चलिए देखते हैं क्या एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट। तो चलिए अपना एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एज ऑलरेडी हम लोगों ने शंट ब्रांच और सीरीज ब्रांच पैरामीटर मॉडल कर लिया है, केवल और केवल हम लोगों को दोनों को कंबाइन करके ड्रॉ करने की जरूरत है। दैट इज व्हाट नथिंग बट एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट। तो ये कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर है। हम लोगों ने सोर्स अप्लाई किया, आई नॉट करंट फ्लो करना चालू हुआ, नो लोड करंट में एनालिसिस करना है। जब हम लोगों ने रेड लोड कनेक्ट किया है, रेड पेन से मैंने रिप्रेजेंट किया, तो जितने भी पोर्शंस, जितने भी क्वांटिटीज, जितने भी पैरामीटर्स रेड पेन से रिप्रेजेंटेड हैं वो लोड कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करना है। अभी हम लोगों ने नो लोड के कंडीशन में अपने मशीन्स को एनालिसिस करना ही है। तो यहाँ पे नो लोड करंट फ्लो करना चालू करेगा, जिसके कारण नंबर ऑफ टर्न से इंटरेक्ट करेगा, तो जिसके कारण फाई नॉट प्रोड्यूस होगा। इस फाई नॉट के कारण यहाँ पे E1 का इंडक्शन होगा, यहाँ पे E2 का इंडक्शन होगा। अब ये E2 यहाँ पे अवेलेबल है, लोड जैसे ही लगाएंगे यहाँ से I2 करंट फ्लो करना चालू कर देगा, क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। अब ये करंट नंबर ऑफ टर्न से इंटरेक्ट करेगा, जिसके कारण phi2 प्रोड्यूस करेगा सेकेंडरी साइड में। अब ये phi2 और phi नॉट एक दूसरे को अपोज करेंगे, नेट फ्लक्स रेड्यूस हो जाएगा आपकी मशीन का। नेट फ्लक्स रेड्यूस हो जाएगा तो यहाँ पे EMF भी रेड्यूस होना चालू हो जाएंगे। अब ये EMF रेड्यूस होना जब चालू हो जा रहे हैं, EMF जब रेड्यूस होना चालू हो जा रहे हैं, उस केस में ये इन्फिनाइट सोर्स है, ये कितना भी अमाउंट ऑफ करंट इससे आप ड्रॉ करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपकी मशीन में। तो मशीन कितना भी आपका करंट ड्रॉ कर सकती है, क्योंकि इनफाइनाइट सोर्स से कनेक्टेड है। तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट, क्योंकि ये लोड कंपोनेंट ऑफ करंट I2 पिक्चर में आया, जिसके कारण ये I2 डैश पिक्चर में आया। यही करंट प्राइमरी रेफर्ड करंट अगर हम लोग ड्रॉ करना चाहें तो I2 डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। I2 डैश क्या है, लोड कंपोनेंट ऑफ करंट है। जब हम लोगों ने लोड का नहीं कनेक्ट किया होता तो I2 डैश फ्लो कर रहा था क्या, नहीं कर रहा था। जब लोड कनेक्ट किए तो I2 पिक्चर में आया, और जब लोड को आप डिलीवर कर रहे हैं करंट, तो आपको सोर्स से अब्सॉर्ब भी तो करना पड़ेगा। तो इतना करंट I2 डैश वो सोर्स से अब्सॉर्ब करेगा और ये नंबर ऑफ टर्न से इंटरेक्ट करेगा, तो phi2 डैश डेवलप किया करेगा। अब ये phi2 और phi2 डैश एक दूसरे को कंप्लीटली कंपनसेट कर देंगे, डाई आउट कर देंगे, तो आपके फ्लक्स जो कोर में बच जाएगा वो केवल और केवल phi नॉट बच जाएगा। तो स्विचिंग के पहले जो फ्लक्स था वो भी phi नॉट था,
स्विचिंग के बाद भी फाई नॉट ही फ्लक्स बच जाएगा आपके मशीन में, इसीलिए हम लोग कहते हैं इफ योर ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड विथ आइडियल वोल्टेज सोर्स सो इट इज अ कांस्टेंट ऑफ फ्लक्स मशीन, नो डाउट हियर, isn't it? तो I1 जो होगा इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। प्राइमरी करंट में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, नो लोड करंट है और I2 डैश भी है, तो इन दोनों का जो सबमिशन होगा फेजर सबमिशन, क्योंकि अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज के साथ हम लोग डील कर रहे हैं तो फेजर क्वांटिटीज इंक्लूडेड है उसमें, बाय डिफॉल्ट आपको पता होना चाहिए हम लोग फेजर के साथ सब्सट्रैक्शन या फिर एडिशन कर रहे हैं, विदाउट फेजर यहाँ पे कोई भी काम नहीं हो रहा है। I1 इज इक्वल टू I0 प्लस I2 डैश होगा, यहाँ तक की बात आपको बहुत पिक्चर क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग बात करते हैं कि शंट ब्रांच और सीरीज ब्रांच को किस तरीके से हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। V1 यहां से हम लोगों ने इंजेक्ट किया और यहां से करंट फ्लो करना चालू किया। अब इस वाइंडिंग की रेजिस्टेंस होंगे और कुछ इंडक्टिव प्रॉपर्टी होगी, मतलब लीकेज वगैरह हम लोगों ने जो मॉडल किया हुआ है। तो इस वाइंडिंग के जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोग R1 बोलेंगे, प्राइमरी वाइंडिंग के। अब यहाँ से जो करंट फ्लो कर रही है, करंट फ्लो करने के बाद यहाँ पे जो फ्लक्स का डेवलपमेंट हो रहा है, अब इस फ्लक्स के डेवलपमेंट में दो पार्ट है हमारे पास, एक म्यूचुअल फ्लक्स है, एक लीकेज फ्लक्स है। तो ये जो इक्विवेलेंट बिल्डअप सर्क्यूट है हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में ऑलरेडी हम लोगों ने बिल्डअप कर लिया, तो हम लोगों को अगेन एनालिसिस करने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास एक बिल्डअप होके ये सर्क्यूट आई थी, ये सर्क्यूट आई थी, तो इसी को हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ करना है, और कुछ हम लोग ड्रॉ नहीं कर रहे हैं एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्क्यूट में। इसी सर्क्यूट को हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया, ये ऑलरेडी है उस सर्क्यूट में, E1 भी ऑलरेडी है, E1M है, और इनके टर्मिनोलॉजीज हम लोगों ने चेंज कर दिए थे लास्ट सेशन में। टर्मिनोलॉजीज इसलिए चेंज कर दिए थे क्योंकि हम लोग फॉर्मूला चेंज नहीं करना चाह रहे थे, इसीलिए ये E1M है, ये E1L है, लेकिन इसको हम लोग E1 से चेंज कर दिए थे और ये E1L ही है। तो यहां तक बात क्लियर हो गई थी आप लोगों की। अब हम लोग बात करते हैं कि ये वाइंडिंग का रेजिस्टेंस जो है R1, तो हम लोगों के पास अभी शंट ब्रांच पैरामीटर है, हम लोगों ने मॉडल कर लिया शंट ब्रांच पैरामीटर R0 और X0, और शंट ब्रांच पैरामीटर नॉन लीनियर पैरामीटर्स होती हैं, इसकी भी जानकारी हो गई आपको। सीरीज ब्रांच पैरामीटर्स भी हम लोगों ने मॉडल कर लिया, लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था। टर्मिनोलॉजीज हम लोगों ने चेंज किए थे क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मूला चेंज नहीं करने वाले थे। तो E1 by E2 is equals to N1 by N2 is equals to I2 dash divided by I2, ये एक इक्वेशन हम लोगों को मिला था, और इसी इक्वेशंस के साथ हम लोग चलना चाह रहे थे क्योंकि ये आइडियल केस में मिला था। आइडियल मशीन में हम लोगों ने ये एज्यूम किया हुआ था कि लीकेज हमारे मशीन में कंप्लीटली जीरो है, हम लोग कंसिडर नहीं किए हुए थे लीकेज को आइडियल फेज में। तो आइडियल फेज में ये इक्वेशन हम लोगों को मिला था। अब हम लोग सेकंड फेज ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन के एनालिसिस में, जहां हम लोग लीकेज कंसिडर कर रहे हैं, अगर लीकेज कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, तो ये इक्वेशंस वहां के लिए वैलिड नहीं रहेगा, वहां पे मैनिपुलेशन हो जा रहा था इक्वेशन में, तो E1M अपॉन E2M आ जा रहा था E1 by E2 की जगह पे। तो या तो हम लोग इक्वेशंस को चेंज कर लें या तो टर्मिनोलॉजीज चेंज कर दें। तो ये जो E1L हो रहा था और ये E1M हो रहा था, क्योंकि ये म्यूचुअल इंडक्टर है, ये लीनियर इंडक्टर है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस सेशंस में डील कर लिया है। तो E1L और E1M हो रहा था। अभी इसको E1M को हम लोग अगर E1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, केवल रिप्रेजेंटेशन है, ये केवल रिप्रेजेंट कर दें इस चीज से, तो हम लोग सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो विदाउट एक्चुअली चेंजिंग द इक्विवेलेंट सर्क्यूट और फॉर्मूला, वी आर जस्ट चेंजिंग द टर्मिनोलॉजीज टू रिप्रेजेंट दिस। तो हम लोग टर्मिनोलॉजीज चेंज करके वही सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, नो डाउट हियर। तो R1 X1, और ये R1 क्या है, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, ये लीकेज रिएक्टेंस है, और ये म्यूचुअल रिएक्टेंस है, म्यूचुअल रिएक्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस, ये सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। और सीरीज ब्रांच पैरामीटर इस तरीके से कंप्लीट हो जाती है। हमारे पास शंट ब्रांच पैरामीटर बनता है R0 और X0। अब R0 और X0 को हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करें या फिर यहाँ पे कनेक्ट करें, इस पार्ट में मैं कनेक्ट करूं या फिर इस पार्ट में कनेक्ट करूं, बताइए कहाँ कनेक्ट करूं।
अगर आप अपने ट्रांसफार्मर में लोड कनेक्ट करते हैं, लोड कनेक्ट करने की वजह से I2 पिक्चर में आता है, I2 पिक्चर में आने की वजह से यहाँ पे प्राइमरी रिफ्लेक्शन जो होगा वो I2 डैश होगा I2 का। तो I2 डैश और I0 आपके ये नंबर ऑफ टर्न से फ्लो कर रहे हैं, प्राइमरी कंडक्टर से फ्लो कर रहे हैं। तो ये क्या है, आपका प्राइमरी कंडक्टर है, प्राइमरी कंडक्टर से इस तरीके से फ्लो होना चाहिए। तो ये जो R0 और X0 है, नो लोड करंट, नो लोड करंट जो आपके ट्रांसफार्मर में फ्लो हो रहा है, ये जो नो लोड करंट भी आपके ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में से फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, R1 X1 में से फ्लो हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर रिप्रेजेंट करते हैं अपने शंट ब्रांच पैरामीटर्स को, तो यहाँ से जो नो लोड करंट आएगा इस तरीके से, नो, ये क्या है, नो लोड करंट है, फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है। तो अगर ये यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं तो इस नो लोड करंट इन वाइंडिंग के रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस से फ्लो हो रहा है, ऐसा हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इक्विवेलेंट सर्क्यूट हम लोग क्यों बिल्डअप कर रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली एग्जिस्टिंग ट्रांसफार्मर के सेम पर्पस को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा सके, प्रैक्टिकली एग्जिस्टिंग ट्रांसफार्मर की प्रैक्टिकली एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो अपने प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में हो रहा है हम लोग यहाँ पे पेपर में रिप्रेजेंट कर सके उन चीजों को। तो प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, जो नो लोड करंट ऑफ द ट्रांसफार्मर है वो प्राइमरी नंबर ऑफ कंडक्टर से फ्लो कर रहा है, अगर वहां से फ्लो कर रहा है तो वो कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, रिएक्टेंस होगा नो लोड करंट के कारण। तो यहाँ पे अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अपने शंट ब्रांच को और प्लेस करते हैं, तो ये जो नो लोड करंट है इस तरीके से अपना पाथ कंप्लीट करेगा, इस तरीके से अगर पाथ कंप्लीट करेगा तो ये R1 और X1 में से फ्लो हो रहा है आपका नो लोड करंट। अगर यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर दें तो ये नो लोड करंट कुछ इसी तरीके से फ्लो हो जाएगा, इस तरीके से अगर फ्लो हो जाएगा तो R1 और X1 में से फ्लो नहीं हो पाएगा। तो हम लोग पेपर और अपने पेपर एनालिसिस और प्रैक्टिकल एनालिसिस को मर्ज नहीं कर पाएंगे, और जो अपना एनालिसिस चल रहा है वो डाइवर्ट हो जाएगा, जो पेपर का एनालिसिस है एक्चुअल प्रैक्टिकल मशीन एनालिसिस से डाइवर्ट हो जाएगा। तो ये ऐसा हम लोग नहीं करना चाहते हैं, हम लोग जितना मर्ज हो सकता है उतना अपने एनालिसिस को मर्ज करने की कोशिश करते हैं। तो प्रैक्टिकली अपने ट्रांसफार्मर में क्या हो रहा है, जो I0 हो रहा है वो प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न से फ्लो कर रहा है, इसीलिए हम लोग इस शंट ब्रांच पैरामीटर को यहाँ पे प्लेस नहीं करेंगे, यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो ये एक एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्क्यूट बिल्डअप होके आ जाती है। अब कुछ और चीजें हैं हम लोग जो इस इक्विवेलेंट सर्क्यूट में हम लोग मॉडल नहीं किए हुए हैं, वो और चीजें क्या है हम लोग एनालिसिस करते हैं कि अगर हम लोग ट्रांसफार्मर की बात करें, अगर हम लोग ट्रांसफार्मर की बात करें तो अपना ट्रांसफार्मर जो है ट्रांसफार्मर के टैंक में फिल किया जाता है, कंप्लीट ट्रांसफार्मर का कोर वाइंडिंग के साथ हम लोग ट्रांसफार्मर टैंक में फिल करते हैं, फिर ऑयल उसमें फिल कर देते हैं, मिनरल ऑयल। तो ये जो ट्रांसफार्मर टैंक है हिंजिंग से हम लोग प्रोवाइड किए हुए हैं यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड स्टाइलस हटाने दीजिए। तो ये जो कंप्लीट एनालिसिस है, ये कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर है, मैग्नेटिक कोर है, और यहाँ पे जो वाइंडिंग्स हैं, वाइंडिंग टू वाइंडिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय इंसुलेशन। तो यहाँ पे कुछ इंसुलेशन हम लोगों को वाइंडिंग टू वाइंडिंग के बीच में प्रोवाइड करना पड़ेगा। कंडक्टर टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय इंसुलेशन क्या फॉर्म करेगा, कंडक्टर टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय इंसुलेशन कैपेसिटेंस फॉर्म करेंगे, कैपेसिटेंस फॉर्म करेंगे। अब ये क्या है, अपना कंडक्टर है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, कॉपर कंडक्टर, और ये क्या है अपना कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर है। कोर को हमेशा हम लोग अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ सम रीजन, देखेंगे हम लोग क्या है रीजन। अगर नहीं करें तो पूरे बॉडी में करंट, ट्रांसफार्मर टैंक में करंट फ्लो होना चालू कर जाएगी, और जो हजार्डस होगा, हजार्ड बढ़ जाएगा ट्रांसफार्मर को लेके। तो हम लोग हमेशा अपने ट्रांसफार्मर के कोर को अर्थिंग प्रोवाइड करके रखते हैं, तो ये अर्थ से कनेक्टेड है। तो आपका ये जो कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर है वो अर्थ से कनेक्टेड है, और ये एक कंडक्टर है, अर्थ भी एक कंडक्टर है। तो कंडक्टर टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय इंसुलेशन इज फॉर्मिंग अ कैपेसिटर हियर आल्सो, मतलब यहाँ पे भी एक कैपेसिटर फॉर्म होगा। अब ये भी एक कंडक्टर है, यहाँ पे भी एक कंडक्टर है, वाइंडिंग टू वाइंडिंग के बीच में इंसुलेशन प्रोवाइडेड है जो कि ऑयल है, तो यहाँ पे भी एक कैपेसिटर फॉर्म हो जाएगा। तो कंडक्टर कैपेसिटर टर्न टू टर्न कैपेसिटेंस, वाइंडिंग टू वाइंडिंग कैपेसिटेंस, ये वाइंडिंग टू वाइंडिंग कैपेसिटेंस हो गया, वाइंडिंग टू अर्थ कैपेसिटेंस, वाइंडिंग टर्न टू अर्थ कैपेसिटेंस, या फिर वाइंडिंग टू अर्थ कैपेसिटेंस,
इस तरीके के कैपेसिटेंसेस भी हम लोगों को कंसिडर करने पड़ेंगे। और अगर ये कंडक्टर आप ट्रांसफार्मर टैंक के बाहर निकाल रहे हैं तो ट्रांसफार्मर टैंक भी मेटल का बना होता है जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है तो ये भी कॉपर भी आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, तो आपको इंसुलेशन यहाँ पे भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आप इंसुलेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं, इंसुलेशन प्रोवाइड करने की वजह से यहाँ पे भी कुछ कैपेसिटेंसेस फॉर्म होंगे, तो कैपेसिटेंसेस ऑफ बुशिंग भी हम लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये सारे कैपेसिटेंसेस भी हम लोगों को कंसिडर करने पड़ेंगे जो कि एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट हम लोगों ने ड्रॉ नहीं किया है। क्या रीजन है हम लोगों ने कंसिडर नहीं किया इन कैपेसिटेंसेस का? अपनी जो पावर फ्रीक्वेंसी रेंजेस है वो 40 टू 60 हर्ट्ज वेरी करती है डिफरेंट कंट्रीज की। अगर हम लोग बात करें तो अपनी पावर फ्रीक्वेंसीज रेंज में हम लोगों को ऑपरेट करना है, तो पावर फ्रीक्वेंसी रेंजेस हमेशा कम रहती है 40 टू 60, जबकि हम लोग टेलीकम्युनिकेशंस की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो मेगा हर्ट्ज में होती है, किलो हर्ट्ज मेगा हर्ट्ज में होती है। तो वहां पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, वहां पे हम लोग को कंसिडर करने की जरूरत है क्योंकि हमारी पावर फ्रीक्वेंसी रेंजेस 40 टू 60 हर्ट्ज होती है। तो जो रिएक्टेंस होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वो फ्रीक्वेंसी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी लेस है तो रिएक्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा है। रिएक्टेंस अगर ज्यादा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा है, तो जो चार्जिंग कैपेसिटेंस होगा, अब अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो चार्जिंग करंट जो होगा वो कम फ्लो करेगा। तो अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा है तो चार्जिंग करंट भी क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली जीरो होगा फॉर द पावर फ्रीक्वेंसी रेंजेस। किलो हर्ट्ज में तो है नहीं फ्रीक्वेंसी, और मेगा हर्ट्ज में तो है नहीं कि फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इंक्रीज होती, रिएक्टेंस रेड्यूस हो जाता तो इजीली करंट को अलाउ कर पाता। तो चार्जिंग करंट अप्रोक्सीमेटली हम लोग जीरो ले सकते हैं। तो कैपेसिटेंस यहाँ पे डोमिनेटिंग प्रॉपर्टी नहीं है ऑपरेटिंग पावर फ्रीक्वेंसी रेंजेस में, है ना। अगर हम लोग मेगा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज की बात करें या फिर किलो हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसीज की बात करें तो वहां पे हम लोगों को कैपेसिटेंस भी फॉर्म करने की जरूरत है, एनालिसिस में रिप्रेजेंट करने की जरूरत है, इक्विवेलेंट सर्किट में बिल्डअप करने की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग पावर फ्रीक्वेंसी रेंजेस में ऑपरेट कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रिकल मशीन्स को। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट का ये मॉडल हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, फेजर डायग्राम एनालिसिस करते हैं। एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट का ये फेजर डायग्राम हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, और ये सर्किट तो हम लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया है ना। R1 X1 शंट ब्रांच पैरामीटर हमेशा यहीं पे मॉडल करेंगे हम लोग एग्जैक्ट में, क्योंकि ये एग्जैक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे पेपर में जो एनालिसिस कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल मशीन्स के एनालिसिस को मर्ज कर रहा है, सेम रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, शो कर रहा है। इसीलिए तो हम लोग मशीन एनालिसिस कर रहे हैं पेपर में। अगर पेपर में एनालिसिस कर रहे हैं वो डिफरेंट रहे प्रैक्टिकल एनालिसिस से, तो हम लोग को मशीन एनालिसिस का क्या करने की जरूरत है जब हम लोग मर्ज ही ना कर पाए अपनी एनालिसिस को प्रैक्टिकल जो हैपन हो रहा है अपने मशीन्स में। तो क्या जरूरत है हम लोग को मशीन एनालिसिस करने की? कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग इसीलिए मशीन एनालिसिस कर रहे हैं क्योंकि जो प्रैक्टिकली हैपन हो रहा है अपने मशीन्स में वो पेपर के साथ मर्ज हो पाए। नाउ द थिंग इज कि अगर एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट की बात करें हम लोग तो R1 X1 ये सिंपल प्रीवियस सेशन ये अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया वही इक्विवेलेंट सर्किट है। अब इसका फेजर डायग्राम पे फोकस करते हैं हम लोग, फेजर डायग्राम समझ लेते हैं तो बेटर रहेगा। और मल्टीपल टाइम्स हम लोग अगर फेजर डायग्राम समझते हैं तो फेजर डायग्राम को हम लोग इजीली ड्रॉ कर सकेंगे, और फेजर डायग्राम के बिना भी हम लोग इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग अल्टरनेटर समझेंगे तो फेजर डायग्राम इज द हार्ट ऑफ अल्टरनेटर्स, और सिंक्रोनस मशीन का हार्ट है फेजर डायग्राम। विदाउट फेजर डायग्राम व्हाट डू वी से अल्टरनेटर या फिर सिंक्रोनस मशीन के न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। वहां पे हम लोगों को नीड रहेगी फेजर डायग्राम की। तो यहाँ पे अगर एक्वांटेंसी हम लोग अचीव कर लें फेजर डायग्राम में और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाए अगर हम लोग को फेजर डायग्राम में, तो अल्टरनेटर्स में किसी भी तरीके की डिफिकल्टी नहीं होगी हम लोगों को फेजर डायग्राम समझने में। वहां पे जरूरत है, इसीलिए हम लोग को यहाँ से फेजर डायग्राम एनालिसिस इतना एक्वांटेंसी हासिल करने की जरूरत है हम लोगों को यहाँ पे। नाउ द थिंग, हम लोग के पास स्टार्टिंग ऑफ द सेशन से ही दो फेजर डायग्राम हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं।
दोनों हम लोगों को समझने की जरूरत है। देखते हैं कि किस तरीके से समझा जा सकता है। फाइम म्यूचुअल फ्लक्स हम लोग ले लिए पहले। म्यूचुअल फ्लक्स के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, यहाँ पे E1 हुआ, E2 हुआ, इजंट इट। अब E1 और E2 यहाँ पे इंड्यूस हो गया। अब क्योंकि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का एग्जांपल हम लोग लेके चल रहे हैं और स्टेप डाउन के ट्रांसफार्मर में हम लोग लैगिंग लोड कंडीशन लेके चल रहे हैं। लैगिंग लोड कंडीशन में अपने ट्रांसफार्मर को एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोड हमारे पास लैगिंग लोड से होते हैं। नाउ द थिंग इज कि यहाँ पे अगर E2 आ गया तो जो I2 होगा, लोड कंपोनेंट ऑफ करंट जो I2 फ्लो करेगा, तो E2 और I2 के बीच में कुछ एंगल डिफरेंस होगा, क्योंकि ये लैगिंग लोड लेके चल रहे हैं। तो ये लैगिंग लोड लैगिंग एंगल से θ2 से लैग करेगा करंट वोल्टेज से। तो लैग को इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर लिए। अब इसका जो E1 का प्राइमरी साइड में, मतलब कि इस फेजर डायग्राम में, तो अगर हम लोग फेजर डायग्राम एनालिसिस करने की अगर हम लोग फेजर डायग्राम एनालिसिस करना चाहें तो यहाँ पे फाइम हो जाएगा, जो कि म्यूचुअल फ्लक्स है। म्यूचुअल फ्लक्स है यहाँ पे E1 और E2 को इस तरीके से 90 डिग्री में लैगिंग में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इस E1 को अगर मैं अप साइड 180 डिग्री शिफ्ट कर दूं तो ये -E1 से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, नो डाउट हियर। नाउ द थिंग इज कि लैगिंग लोड कंडीशन में हम लोग अपने ट्रांसफार्मर को एनालिसिस कर रहे हैं। जो I2 होगा, E2 और I2 के बीच में कुछ एंगल होगा, वो लैगिंग एंगल होगा, और लैगिंग एंगल θ2 से I2 वोल्टेज E2 से लैग करेगा, है ना। तो ये अपना E2 है, और E2 और I2 के बीच में जो एंगल है उसको हम लोग θ2 बोल रहे हैं, θ2। नाउ द थिंग इज कि तो अगर हम लोग फेजर डायग्राम समझना चाहें तो फेजर डायग्राम इस तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है। ऑलवेज हम लोग दो फेजर डायग्राम के साथ ड्रॉ कर रहे हैं अपने एनालिसिस को। तो दोनों फेजर डायग्राम डिफरेंट बुक्स में, किसी बुक्स में ये वाला फॉलो किया जा सकता है, किसी में ये वाला फॉलो देखने के लिए मिलेगा। तो दोनों हम लोग एनालिसिस करेंगे, जिसके कारण एक प्रॉपर एक्वेटेंसी हम लोग फेजर डायग्राम में अचीव कर सकते हैं। तो ये अगर फाइम है तो E1 E2 को यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लिए। अब E2 यहाँ पे है, E1 यहाँ पे है। अब E1 जो है, E1 को अगर प्राइमरी साइड में, मतलब इस तरीके से ड्रॉ करना चाहें हम लोग, 180 डिग्री शिफ्टिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो -E1 हो जाएगा। अब जो करंट I2 है और E2 है, उन दोनों के बीच में क्योंकि लैगिंग लोड हम लोगों ने एज्यूम करके चला हुआ है, तो लैगिंग लोड में यहाँ पे करंट E2 से लैग करेगा, और ये लैगिंग कंडीशन यहाँ पे हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया I2 को। और क्योंकि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के केस में प्राइमरी साइड का वोल्टेज HV साइड का, मतलब प्राइमरी साइड का वोल्टेज हाई होगा, LV साइड का सेकेंडरी साइड का वोल्टेज लेस होगा, और करंट की बात करें तो सेकेंडरी साइड में ज्यादा होगा, I2 की वैल्यू ज्यादा होगी, इसीलिए I2 का फेजर लेंथ ज्यादा होगा कंपेयर टू I2 डैश। तो I2 यहाँ पे ड्रॉ की है, तो I2 डैश हम लोगों ने यहाँ पे 180 डिग्री पोजीशन में ड्रॉ कर दिया। और नो लोड करंट यहाँ पे हम लोगों ने हिस्टेरेटिक एंगल से लीड करता है, इसलिए I01 को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। और I2 डैश और I01 का फेजर सबमिशन I1 होता है, इतनी जानकारी हम लोगों को है। I1 आ गया हम लोगों के पास। अब I1 आ गया और I2 भी आ गया हम लोगों के पास, तो अब ड्रॉप्स को कंसिडर करने की जरूरत है। तो ड्रॉप्स को किस तरीके से हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, लेट्स सी। ड्रॉप किस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं, तो देखते हैं हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। नाउ द थिंग इज कि I1 भी है हमारे पास, I2 भी है। तो I1 के साथ अगर हम लोग ड्रॉ करना चाहें, I1 के साथ अगर ड्रॉ करना चाहें, सपोज करिए कि ये V2 है यहाँ पे, और V2 में ये E2 है, और E2 में करंट I2 फ्लो कर रहा है। E2 के कारण जो करंट फ्लो कर रहा है वो I2 फ्लो कर रहा है, तो ये I2 है। तो I2 E2 माइनस ड्रॉप, यहाँ पे जो ड्रॉप हो रहा है E2 माइनस ड्रॉप इज इक्वल टू V2 होगा। समझ में आ रहा है। E2 जो होगा इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, है ना। तो अगर हम लोगों को V2 चाहिए तो E2 में से इतना माइनस करना पड़ेगा, तब हम लोगों को जाके V2 मिल जाएगा। तो E2 में से इतना ड्रॉप हम लोगों को माइनस करना पड़ेगा। तो E2 हमारे पास कहाँ है, E2 यहाँ पे है। तो E2 में से माइनस I2R2 माइनस I2X2 अगर माइनस करें, सब्सट्रैक्ट करें, तो V2 हम लोगों को मिल जाएगा।
तो E2 यहाँ पे है, E2 में से अगर हम लोग सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस I2R2, I2 यहाँ पे है, माइनस I2R2 यहाँ पे हो जाएगा इसके अपोजिट फेज में, तो अपोजिट फेज I2R2 हो गया। अब माइनस I2X2 कहाँ पे होगा, माइनस I2X2 यहाँ पे हो जाएगा, है ना। रिएक्टेंस है तो जो कि लीड करेगा, 90 डिग्री लीड करेगा, वोल्टेज लीड करेगा, करंट लैग करेगा। तो यहाँ पे I2X2 माइनस I2X2 को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इन दोनों का जो समीशन होगा E2 और माइनस ड्रॉप का जो समीशन होगा वो V2 होगा। तो E2 यहाँ पे है, इन ड्रॉप्स यहाँ पे हैं, तो इन दोनों का समीशन जो होगा V2 होगा। यहाँ तक हम लोग समझ लिए। नाउ द थिंग इज कि I2 डैश यहाँ पे फ्लो कर रहा है, I2 डैश अगर यहाँ पे फ्लो कर रहा है तो I2 डैश यहाँ पे कहाँ पे है, यहाँ पे रेड पेन से मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब I2 डैश है और I0 का समीशन जो आ गया वो I1 आ गया। अब I1 में ड्रॉप अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो अपने को V1 मिल जाएगा, क्योंकि E1 प्लस ड्रॉप इज इक्वल टू V1, क्योंकि जो V1 होगा यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज दोनों को ऐड करेंगे तब हम लोगों को V1 जाके मिलेगा। E1 हमारे पास ऑलरेडी है, E1 में I1R1 ऐड करें प्लस I1X1 ऐड कर दें तो ये V1 जाके मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग I2 और I2 डैश वाला फेजर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, नो डाउट हियर। अगर ये फेजर डायग्राम हम लोग ड्रॉ करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं वो देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दोनों फेजर डायग्राम के एनालिसिस जरूरी है। वोल्टेज यहाँ पे है, वोल्टेज रेफरेंस लेके अगर हम लोग यहाँ पे चलें और I2 और I2 डैश को यहाँ पे हम लोग कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, Phi2 डैश इस फेजर डायग्राम में हम लोग ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि Phi2 और Phi2 डैश क्योंकि एक दूसरे को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दे रहे हैं, तो इस एनालिसिस में हम लोग ऐसा एजम्पशन लेते हैं कि I2 डैश कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, ये दोनों एक दूसरे को डाई आउट कर चुके हैं। तो उस केस में V2 यहाँ पे हम लोग अगर रेफरेंस लेके चलते हैं और I2 अगर लैगिंग लोड है तो I2 यहाँ पे कहीं पे ड्रॉ होगा। अब I2R2 कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, I2 के सेम फेज में, तो I2R2 यहाँ पे, I2X2 यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। और V2 और ड्रॉप का एडिशन जो होगा वो E2 होगा। V2 में ड्रॉप ऐड कर दें तो ये E2 हम लोगों को मिल जाएगा। और E2 और E1 में नंबर ऑफ टर्न्स का ही डिफरेंस है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के थ्रू हम लोग इसको शिफ्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं E1 और E2 का। तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स तो कांस्टेंट ही होते हैं, तो E1 और E2 भी एक दूसरे के अलाइन होंगे, सेम फेज में होंगे। तो E2 यहाँ पे है और ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, तो फेजर लेंथ जो E1 का होगा वो ज्यादा होगा, फेजर लेंथ ज्यादा होगा। अब अगर ये I2 है तो I0 कहाँ पे हम लोग ड्रॉ करें, नो लोड कंपोनेंट कहाँ पे ड्रॉ करें, तो V2 के साथ हमेशा जो नो लोड कंपोनेंट, नो लोड करंट होगा वो 90 डिग्री से कम पे होगा। क्यों कम पे होगा, E2 के साथ। अब ये E2 है, E2 का रिफ्लेक्शन क्या आ गया, E1 अपने को पता चल गया। अब E1 में जो नो लोड करंट और E1 ये इस शंट ब्रांच के अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो E1 है, और यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो I01 है। I01 किन दोनों कंपोनेंट्स में फ्लो कर रहा है, R0 और X0। तो ये रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का कॉम्बिनेशन तो डेफिनेटली जो एंगल होगा वोल्टेज और करंट के बीच में वो 90 डिग्री से कम का होगा। तो अगर आपका E1 यहाँ पे है और तो ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री कम में हम लोग I01 को रिप्रेजेंट कर देंगे। I01 अपने पास आ गया। I2 डैश अपने को ऑलरेडी पता है, I2 डैश क्या है, I2 डैश ये है, I2 डैश अपने पास ऑलरेडी पता था, क्योंकि V2 यहाँ पे था और I2 ये था, ये वाला I2 था। अब I2 और I2 डैश भी दोनों सेम फेज में होंगी, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियोज के थ्रू इनको शिफ्ट किया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है, नंबर ऑफ टर्न्स हमेशा कांस्टेंट होते हैं। तो इन दोनों सेम फेज में होंगे, अलाइन होंगे, ऐसा हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। दोनों सेम फेज में होंगे I2 और I2 डैश। अब I2 डैश प्लस I01 को ऐड कर दें हम लोग तो प्राइमरी करंट मिल जाएगा, I1 मिल जाएगा। अब I1 करंट हम लोगों को पता चल गया। अब E1 ये है, तो I1R1 जो प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस ड्रॉप होगा उसको हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे। तो कैसे, ये E1 है, I1R1, ये E1 यहाँ पे मिल गया, मतलब ये शंट ब्रांच पैरामीटर के अक्रॉस का वोल्टेज हम लोगों को मिल गया E1। अब ये I1R1 यहाँ पे हो गया,
I1 के सेम फेज में, I1 X1 यहाँ पे हो गया 90 डिग्री एंगल क्रिएट करेगा, और ये जो होगा इन दोनों का कॉम्बिनेशन E1 और ये जो ड्रॉप है इन दोनों का सबमिशन जो होगा वो V1 हो जाएगा। और ये जो फेजर डायग्राम है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के केस में इसलिए हम लोगों ने एनालिसिस करना स्टार्ट किया था। जब भी इंटरव्यूअर अगर आपसे ड्रॉ करवाना चाहे फेजर डायग्राम, तो आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का ही ड्रॉ करने की कोशिश करिएगा। अगर आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर ले लेते हैं तो ये सारी चीजें, दोनों ड्रॉप्स जो होंगे वो ओवरलैप करने लगेंगे, तो आपको डिफिकल्टी महसूस हो सकती है। तो आपके लिए हमेशा इजी रहेगा कि आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का एनालिसिस करें अपने फेजर डायग्राम में। तो अगर इंटरव्यूअर आपसे ड्रॉ करने के लिए बोलता है तो आप हमेशा प्रेफर करें कि आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम ड्रॉ करें, जिसके कारण ओवरलैप ना हो। ओवरलैप नहीं होगा तो आप इजीली ड्रॉ कर पाएंगे फेजर डायग्राम को। तो यहाँ तक हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्क्यूट का। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्क्यूट, उसका एनालिसिस कंटिन्यू करेंगे। बहुत ब्यूटीफुल डिस्कशन करेंगे अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्क्यूट पे। बहुत सारे बुक में आपको मिलेगा या फिर बहुत सारे फैकल्टीज डील कर देंगे कि ये एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्क्यूट है। अब ये शंट ब्रांच को उठा के हम लोग अगर यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, सोर्स साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो ये अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्क्यूट हो जाएगा। लेकिन क्यों शिफ्ट करने की जरूरत पड़ी और क्यों हम लोग ट्रांसफार्मर में कर सकते हैं, अदर रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन लाइक इंडक्शन मशीन में नहीं कर सकते हैं ऐसा, ये हम लोगों को रीजन अपने को पता चलना चाहिए। क्योंकि हम लोग केवल ट्रांसफार्मर नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन्स पढ़ रहे हैं, और ट्रांसफार्मर के साथ साथ हम लोगों को इंडक्शन मशीन की एनालिसिस आनी चाहिए। इंडक्शन मशीन बहुत सारे फैकल्टीज ट्रांसफार्मर सेपरेटली डील कर देंगे, इंडक्शन मशीन सेपरेटली डील करेंगे, उनके फेजर डायग्राम्स और ये इक्विवेलेंट सर्क्यूट सेपरेटली डील करेंगे। तो स्टूडेंट्स के पास क्या रहता है, फ्रिक्शन रहता है, वो टॉपिक को लिंक करने में डिफिकल्टी महसूस करते हैं। अगर हम लोग ट्रांसफार्मर में ही इंडक्शन मशीन के कॉन्सेप्ट अगर डील कर लें, इक्विवेलेंट सर्क्यूट डील कर लें, तो इजीनेस बढ़ जाएगा मशीन को समझने का, यूनिफिकेशन बढ़ जाएगा मशीन्स के लिए, डिफिकल्टी कम से कम हो पाएगी, आप इजीली समझ पाएंगे मशीन को। तो यही हमारा सिंगल पॉइंट एजेंडा है इलेक्ट्रिकल मशीन्स को लेके, कि हम जितने भी मशीन्स हैं उसका यूनिफाइड वे में एनालिसिस कर पाए। दिस इज ऑल अबाउट द सेशन। हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्क्यूट। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।